ठीक है, अगर जरूरी बात है तो मैं 1 घंटा और रुक जाता हूँ। आनंद महिंद्रू के रिक्वेस्ट करने के बाद पुष्कर ने रुकने के लिए हामी भर दी थी। आनंद महिंद्रू खुद पुष्कर को अपने साथ लेकर आगे चलने लगे और फिर मेहिका से कहा, मेहिका यहाँ आओ और पुष्कर के लिए चाय बना लाओ। मेहिका अभी भी मिसेस महिंद्रू के बिस्तर के पास थी, लेकिन अपने दादाजी की बातें सुनने के बाद वह अनिच्छा से उनके पीछे चली गई। तुम नहीं जानते पुष्कर, मेरी पोती बेशक अभी भी बहुत छोटी है, मगर वो बहुत ही अच्छी चाय बना लेती है। आनंद महिंद्रू ने पुष्कर के कान में कहा। मेहिका मूल रूप से बेहद खूबसूरत थी। वो किसी टॉप एक्टर से कम नहीं लगती थी। जब वह आई तो वह अभी भी थोड़ी गुस्से में थी, लेकिन जैसे ही उसने चाय के सेट को छुआ तो वह बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल गई और चाय बनाने में बिजी हो गई। मेहिका के नाजुक फिगर को देखकर किसी को भी उसके लंबे चमकीले बालों को छूने और उसका मन जीतने की इच्छा महसूस हो सकती है। पुष्कर, चाय लो। आनंद ने पुष्कर को चाय पीने का इशारा किया। जी। पुष्कर ने चाय का कप उठाते हुए कहा। पुष्कर ने चाय का कप उठाया और उसे एक घूंट में पी लिया। उसे सचमुच मेहिका के हाथ की बनी चाय बहुत ही अच्छी लगी थी। मेहिका ने जब पुष्कर को एक ही घूंट में सारी चाय पीते हुए देखा तो वह उसी की ओर देखने लगी। उसने मन ही मन सोचा, वह सचमुच एक अलग ही मिट्टी का आदमी है जिसके पास केवल कुछ अलग शक्ति है, क्योंकि मेहिका की नजरों में उसे इस तरह एक ही घूंट में चाय नहीं पीनी चाहिए थी। मेहिका जिस व्यक्ति की सबसे अधिक परवाह करती है वह उसकी दादी है, लेकिन फिर भी पुष्कर ने उन 2 हत्यारों को जिंदा छोड़ दिया जिन्होंने उसकी दादी की हत्या की कोशिश की थी। मेहिका को पुष्कर की यह हरकत पसंद नहीं आई थी। फिर मेहिका ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने सीने पर नजर डाली। पुष्कर, यू डफर, तुम्हें बाकी सारी चीजें छोड़कर मेरे ही टॉप का बटन मिला था। तुम्हें एक लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। मेहिका मनी मन पुष्कर को गालियां दे रही थी। दरअसल ये रात का समय था और इस समय मेहिका ने अपनी उस ड्रेस के नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। अगर सही समय पर मेहिका अपने सीने पर हाथ नहीं रखती तो सारे लोगों के सामने उसकी बड़ी बेइज्जती हो जाती। आनंद महिंद्रू ने पुष्कर से कहा, पुष्कर, आज ये 2 हत्यारे बहुत ही खतरनाक थे। मानो उनके अंदर कोई इंटेलिजेंट पावर हो। क्या आप बता सकते हैं कि उनमें ऐसा क्या खास था? इंटेलिजेंट पावर वो क्या होती है? पुष्कर ने चौंकते हुए आनंद महिंद्रू से पूछा। मिस्टर आनंद हंसे बिना नहीं रह सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर को यह बात पता भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत उत्तर दिया। ये एक बहुत ही पुरानी विद्या है जो कुछ खास समुदाय के कबीलों में बहुत पॉपुलर है। उसमें सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत लोगों को अच्छा फाइटर नहीं माना जाता है। केवल वही लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं जिनकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत हो। इस टेक्निक को कई क्लास में बांटा गया है। फर्स्ट क्लास में एक फाइटर को अपनी नाड़ी पर कब्जा करने का अभ्यास करना होता है। सेकेंड क्लास में फाइटर को अपने शरीर में छिपी हुई नसों को मजबूत करना होता है, जिससे उसके पास गुप्त शक्ति होती है और इस प्रकार की शक्ति वाला व्यक्ति काफी भयानक हो जाता है। हमारा देश बहुत अद्भुत है और इसमें न जाने कैसी कैसी प्रजातियां छुपी हुई हैं जो खुद को रियल वर्ल्ड से बहुत दूर रखती हैं। आनंद महिंद्रू ने आगे बताते हुए कहा। पुष्कर ने शामली की क्षमता के बारे में सोचा। वह कुछ समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया। यह पृथ्वी पर लोगों के लिए डरावना हो सकता है, लेकिन नाग बाबा के लिए इस प्रकार के लोगों से लड़ना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। हालांकि पुष्कर को भी थोड़ा थोड़ा यह समझ आने लगा था कि नाग बाबा ने शामली को झील के किनारे क्यों बचाया था। पुष्कर, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। आपने बार बार मेरी मदद की है। आपको ये चाबी स्वीकार करनी होगी। यह आपके कॉलेज के पास एक घर है, इसीलिए आपको अब कॉलेज के पास कहीं और रुकने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी आनंद महिंद्रू ने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर पुष्कर की ओर बढ़ा दिया। जब मेहिका ने देखा कि उसके दादाजी वास्तव में चाबियों का एक गुच्छा निकाल रहे थे तो उसका मुंह थोड़ा खुल गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दादाजी की नजरों ने उसे रोक दिया। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर के पास उस घर की चाबी को मना करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे इसकी बहुत जरूरत थी। आनंद महिंद्रू मुस्कुराने लगे थे और फिर बोले, ये सही है। सच कहूं तो पुष्कर, मैं वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति हूं जो समय को महत्व देता है। आखिरकार मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरे पास एक घड़ी है जो मुझे मेरे एक दोस्त ने दी थी और मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। आनंद महिंद्रू ने अपने दराज से एक साधारण बक्सा निकाला जिसमें एक घड़ी थी। पुष्कर ने उस घड़ी पर एक नजर डाली। उसे ये तो नहीं पता था ये किस ब्रांड की है, लेकिन ये काफी खूबसूरत थी। बस इतना ही ठीक है, ये काफी है। प्लीज अब और चीजें मत निकालो। पुष्कर ने आनंद महिंद्रू को रुकने का इशारा करते हुए कहा। उसके बगल में मेहिका ने चाय का कप खटखटाया और पुष्कर की ओर घूरते हुए कहा, अरे तुम तो सच में बड़े अनसिविलाइज हो। क्या तुम जानते भी हो ये कितनी कीमती घड़ी है? मेहिका। आनंद महिंद्रू ने गहरी आवाज में मेहिका को डांटते हुए कहा। पुष्कर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये घड़ी बहुत ही ज्यादा कीमती है।
चूंकि आपने मुझे कुछ दिया है तो मैं भी आपको कुछ दूंगा। मैं आपको समय आने पर एक दवाई दूंगा जो कि अमृत के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर। आनंद महिंद्रू बहुत खुश हुए। वह एकमात्र व्यक्ति थे जो पुष्कर की बात का मोल समझते थे। मेहका ने अपने दांत पीस लिए और मन ही मन कहा, अमृत माय फुट, ये सिर्फ एक टॉनिक गोली होगी, हमारे परिवार के पास इसकी कमी नहीं है। च्यवनप्राश देकर बेवकूफ बना रहा है कमीना। जितना अधिक मेहका पुष्कर को देखती उतना ही गुस्सा होती जाती। ये लड़का जाहिर तौर पर उससे केवल 1 या 2 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी उसके दादाजी ने उससे दोस्ती कर ली थी। ये बात मेहका को बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही थी। मिस्टर आनंद महिंद्रू को पता था कि पुष्कर अभी एक स्टूडेंट है और कल उसकी क्लासेस होंगी, इसलिए उन्होंने अब और उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह खुद पुष्कर को गेट तक लाए और अपने आदमी को पुष्कर को छोड़कर आने के लिए कहा। पुष्कर कैंपस में नहीं रहता था, वह सुरभि आंटी के दिए हुए घर में रहता था, जिसका उसने किराया भी नहीं दिया था। यही एक कारण है कि पुष्कर हमेशा सुरभि आंटी का कर्जदार महसूस करता था और उनकी किसी भी बात के लिए ना नहीं करता था। अरे ये लाइटें क्यों जल रही हैं? पुष्कर ने दूर से अपने घर में रोशनी जलती देखी और कुछ लोगों को भी अपने घर में इधर उधर घूमते हुए देखा। उसकी बाहें तुरंत सिकुड़ गई, क्योंकि जब वह अपने घर के और करीब आया तो उसे तेज म्यूजिक की आवाज सुनाई पड़ी। अभी सुबह के 3 या 4 बजे होंगे, पुष्कर ने कहा। पुष्कर तेजी से आगे बढ़ा और उसने पाया कि उसके घर का मेन डोर खुला था और उसने पहली नजर में उर्वी और रचिता की ओर देखा। अरे पुष्कर, तुम वापस आ गए? उर्वी ने शराब का ग्लास अपने हाथ में ले रखा था और वो हल्के हल्के डांस कर रही थी और फिर पुष्कर को देखते ही वो चिल्लाई। पुष्कर ने जवाब नहीं दिया। वह तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और एक हाथ से स्टीरियो का प्लग निकाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे रॉक एंड रोल की पूरी दुनिया अचानक बंद हो गई हो। कमरे में मंगल और उनके बाकी दोस्त, जो सभी नशे में थे, वे सब अचानक चिल्लाए, अबे क्या है यार, म्यूजिक किसने बंद किया? इसे जल्दी से चलाओ। एक लड़के ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे हमारा मजदूर दोस्त वापस आ गया है, हुर्रे! मंगल ने नशे में चिल्लाते हुए कहा। घर में मौज मस्ती कर रहे लोग उर्वी के ही दोस्त थे, जो रेसिंग ट्रैक से लौटे थे। वे कई दर्जन बियर लाए थे और उन्होंने ढेर सारा खाना भी अपने साथ पैक करा लिया था और अब वे पुष्कर के घर में ही एंजॉय कर रहे थे, या मानो उसका इंतजार करते हुए पार्टी कर रहे थे। पुष्कर को पता था कि उर्वी के पास इस जगह की चाबी है, आखिर ये घर है तो उसी का। हालांकि ये लोग उसकी सहमति के बिना अंदर घुस आए और उसके घर को अस्त व्यस्त कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी दिन निकलने वाला है और पूरी इमारत जाग चुकी है। उर्वी ने पुष्कर को गुस्से के भाव के साथ देखा और वह तुरंत गुस्से में बोली, पुष्कर क्या चाहिए तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बस तुमसे पूछने ही वाला था कि यहाँ पर आकर ये सब करने का तुम्हारा क्या मतलब है उर्वी? पुष्कर ने मंगल और अन्य लोगों को गुस्से से देखा। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए हम यहाँ तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे थे। एक तो तुम इतनी देर से वापस आए हो और बिना एक शब्द कहे हम पर गुस्सा कर रहे हो। तुम अपना गुस्सा किसे दिखा रहे हो? उर्वी ने पुष्कर से कहा। तभी शिखा ने कहा, पुष्कर तुम्हें क्या हुआ है? हम वास्तव में तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। हम इसलिए ड्रिंक कर रहे थे क्योंकि हम काफी डरे हुए थे। तुम्हें पता नहीं है, उर्वी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए उसका फोन लेकर मैंने तुम्हें फोन किया था, क्योंकि वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी उर्वी ने कहा, अरे इसके बारे में कौन चिंता कर रहा था, मुझे तो डर है कि मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी। तभी मंगल ने रचिता को अपने गले से लगाया। उसके पूरे शरीर से शराब की गंध आ रही थी। मंगल ने पुष्कर से कहा, अरे तुम सिर्फ लड़ सकते हो तो क्या तुम किसी को भी हरा दोगे? हमें डर था कि कहीं और लोग आकर तुम्हें जान से न मार दें, इसलिए हम सभी लोग डरते हुए तुम्हारे घर में आ गए थे, समझे? दूसरों को भी थोड़ी देर के लिए पुष्कर की हरकत पर गुस्सा आ गया था। उनमें से एक ने शराब की बोतल पकड़ ली और कहा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं नहीं आता। बाहर में जाइए, हमें क्या? पुष्कर ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। कमरे में हर जगह शराब की बोतलें थीं, साथ ही फर्श पर सिगरेट के टुकड़े भी थे। सोफे पर बहुत सारी शराब गिर गई थी, जिससे वह खराब हो गया था। पहले से ही पुष्कर के मन में इन अमीर बाप के बच्चों के इस ग्रुप के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी और वह और भी अधिक गुस्सा हो गया था। तुम सब लोग जा सकते हो, बाहर निकल जाओ, पुष्कर ने खींचते हुए गुस्से में कहा था। और उसके से एक वाक्य ने उन लोगों के बीच विस्फोट कर दिया था। क्या बात है, 2-4 गुंडों को मारकर बढ़िया कड़ा गई है मैं तुझमें। तभी उनके बीच से एक लड़के ने पुष्कर से कहा। उर्वी ने तभी पुष्कर पर चिल्लाते हुए कहा, पुष्कर ये मत भूलो, ये मेरा घर है। यदि तुम मेरे दोस्तों को यहाँ से निकालोगे तो तुम्हें भी घर से बाहर जाना होगा। पुष्कर ने थोड़े आश्चर्य से उर्वी की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ भी कह सकती है। तभी उर्वी को भी लगा कि उसने पुष्कर से बहुत बड़ी बात बोल दी है, क्योंकि पुष्कर ने ही आज रात उन्हें बचाया है और अब वह उसी को भगाना चाहती थी। उसने अपने होठ काटे और माफी मांगना चाहा, लेकिन जब उसने पुष्कर को गुस्से में देखा तो उसने खुद को रोक लिया। शिखा ने जल्दी से उर्वी को खींच लिया और कहा, ठीक है, आज रात हर कोई थक गया है, चलो घर चलते हैं। सॉरी, क्या तुम नहीं देख सकती कि हमारे चेहरे कैसे हैं?
हमारे चेहरे पर अभी भी चोटें हैं। क्या इस समय हम घर जाएंगे तो घर वालों के कितने सवाल होंगे? और मैं रात में शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहता, एक लड़के ने कहा। ओह गॉड, मैंने अपना आईडी कार्ड और बाकी चीज़ें रेसिंग ट्रैक पर ही छोड़ दी। मंगल, क्या हम तुम्हारे होटल नहीं जा सकते? वहाँ हमें रूम लेने के लिए आईडी कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा? रचिता ने नाजुक ढंग से पूछा। क्या पुष्कर उन सभी को घर से निकाल देगा? क्या पुष्कर डेलुजन विद्या के बारे में पता लगाए? मंगल ने रचिता से कहा, जब तुम मेरे होटल में आई थी तो क्या मेरे पापा को तुमने नहीं कहा था कि हम आज रात बाहर ही रहेंगे? अब चेहरे पर ऐसी चोटें लेकर हम वहां नहीं जा सकते, इसलिए कहीं मत जाओ। हम आज पूरी रात जागने के लिए तैयार हुए थे। हमें बस थोड़ी नींद लेने के बाद फिर कॉलेज जाना है। उर्वी, क्या तुम हमें यहाँ से भगाना चाहती हो? तो चलो। उर्वी ने गुस्से से कहा, मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है, अब तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो रहो या तुम चाहो तो चले जाओ। तो फिर तो मैं यहीं रुकूंगा। ये कहते ही मंगल जोर से चिल्लाया। पुष्कर ने अपना सिर हिलाया और फिर अपना सामान पैक करने के लिए कमरे में चला गया। कुछ ही देर के बाद वो बैग लेकर बाहर आ गया। यह आपके घर की चाबी है। पुष्कर ने चाबी उर्वी को देते हुए कहा। उर्वी ने पुष्कर का हाथ पकड़ लिया। अरे, तुम रात में कहाँ जा रहे हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पुष्कर ने अपना हाथ खींच लिया। मुझसे क्या लेना देना? अगर मेरी माँ पूछेगी तो क्या वह ये नहीं सोचेगी कि मैंने तुम्हें घर से निकाला है? उर्वी ने पुष्कर से कहा। उर्वी बहुत गुस्से में थी। उसने और जोर से कहा, क्या तुम एक बेवकूफ़ आदमी हो? मैंने ऐसे ही तुमसे कुछ भी कह दिया और तुम चलते बने। इस टाइम तुम कहाँ जाओगे? हम तुम्हारे यहाँ वापस आने का इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल अच्छे दोस्तों की तरह, समझे तुम? पुष्कर ने चारों ओर फैली हुई गंदगी की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या तुम सचमुच इसे दोस्ती कहती हो? मुझे यहाँ वापस आए इतना टाइम हो गया है, लेकिन क्या किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ? पहले मेरे यहाँ रहने का कोई और रीज़न था, लेकिन अब वो नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, पुष्कर ने कहा और आगे बढ़ गया। रुको। इस बार पुष्कर को रोकने वाली रचिता थी। क्या अभी भी कुछ कहना बाकी रह गया है? पुष्कर धीरे से घूमा और अपने सामने खड़े सभी लड़के और लड़कियों की ओर देखा। भले ही वे एक ही कॉलेज में हो, एक ही उम्र के हों और एक ही कमरे में हो, फिर भी वे बहुत अलग हैं। कुछ तो बात है, क्योंकि तुमने ही उन गुंडों को रेसिंग ट्रैक पर सबक सिखाया है। रचिता ने घमंड में अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं, पुष्कर ने गहरी आवाज में कहा। रचिता ने पुष्कर पर ताना मारते हुए कहा, ओह रियली? मैं यहाँ तुमसे जवाब मांग रही हूँ। तुमने कहा तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि कैसे लड़ना है और कई लोगों को मार भी सकते हो, तो फिर तुमने उन्हें देखते ही एक्शन क्यों नहीं लिया था जब उन्होंने मंगल और बाकी लोगों को मारा था? इसे देखो, उन गैंगस्टरों ने मेरे मंगल के साथ क्या किया है। पुष्कर शॉक हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे लोग उसे थैंक्स बोलने की बजाय उससे ऐसी बातें करेंगे और ये बेवकूफ लड़की उसे सारी घटना का दोषी बना देगी। मंगल और कई दूसरे लड़कों को पीटा गया था। हालांकि वे अस्पताल नहीं गए, फिर भी उनके पूरे शरीर में दर्द था और कई जगहों पर सूजन और कालापन था। इस तरह की चोट को ठीक होने में कम से कम 2 या 3 सप्ताह लगेंगे। फिर वे सभी किसी को भी अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे? लेकिन रचिता उनके लिए स्टैंड लेना चाहती थी। पुष्कर, मुझे बताओ, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऊपर से इतने अच्छे होने का ढोंग करोगे, लेकिन अंदर से तुम इतने चालबाज निकलोगे। अगर तुमने पहले एक्शन लिया होता तो हमारा यह हाल नहीं होता, रचिता ने कहा। रचिता की आवाज पहले से तेज हो गई और वो बोली, हमारी सारी चीजें वहीं छूट गई हैं। हमारा तुम्हारे साथ रहना ही बेकार है। क्या तुम सचमुच हमारी दोस्ती के लायक हो? पुष्कर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। इस समय पुष्कर के लिए लड़के कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते, ऐसी कोई बात मायने नहीं रखती थी। अगर कोई भी पुष्कर से इस तरह की बात करेगा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लड़का है या लड़की। अगर तुमने दोबारा बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। पुष्कर की बात सुनकर रचिता इतनी डर गई कि उसने एक कदम पीछे खींच लिया। तभी उसे याद आया कि पुष्कर मार्शल आर्ट में अच्छा था और उसे पुष्कर से ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए। बस काफी हुआ। तभी उर्वी चिल्लाई। वह सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस समय पुष्कर ने अचानक एक पड़ोसी को दरवाजा खोलकर बाहर झांकते हुए देखा। अभी सुबह के 4 बजे हैं। आमतौर पर पुष्कर के पड़ोसी उसके प्रति अच्छे होते, लेकिन वह कभी भी इस तरह शोर नहीं मचाता। अब और पुष्कर उर्वी के घर में नहीं रहना चाहता था। अगली बार जब तुम्हें से कोई भी मुझसे उलझेगा तो ये चेतावनी ध्यान रखना। फिर पुष्कर ने अपना डफल बैग उठाया और चला गया। शिखा ने उर्वी को अपनी ओर खींच लिया और कहा, तुम इतनी परेशान मत हो, आओ मेरे साथ। उन दोनों ने एक साथ पुष्कर का पीछा किया, लेकिन जब वे नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुष्कर जा चुका था और चारों ओर अंधेरा था और वे ये नहीं देख पा रही थी कि वह किस दिशा में जा रहा था। शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि इस समय उसे क्या कहना चाहिए। उर्वी के मन में इस समय पुष्कर से बहुत शिकायत थी। उसने कहा, मैंने बस यूं ही उसे कह दिया था, लेकिन क्या उसे इतना मैच्योर नहीं होना चाहिए? क्या वो छोटा बच्चा है? छोड़ो, इसे जाने दो। शिखा उर्वी से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन फिर वो
चुप हो गई। पुष्कर चलते चलते एक चाय की दुकान पर रुक गया। उसने चाय पी और फिर कुछ ही देर में सुबह हो गई। वह एक बस स्टॉप पर आया जहां पहले से ही कई लोग बस का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसके कॉलेज जाने वाली बस आ गई, लेकिन जैसे ही वह बस में चढ़ा उसे एहसास हुआ कि उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है और अब उसके पास सिर्फ कुछ ही रुपए थे। ऐसा लगता है कि मैं पैसे रखना भी भूल गया, पुष्कर ने मन ही मन कहा। पुष्कर, क्या तुम भी कॉलेज जा रहे हो? अचानक पुष्कर को अपने कान के पास एक मधुर आवाज सुनाई दी। पुष्कर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत महिला वहां खड़ी थी। वह लगभग 23 या 24 साल की थी। उसके लंबे बाल बंधे हुए थे और उसका चेहरा सुंदर और गुलाबी था। दो बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों ने पुष्कर को देखा। उसने साड़ी पहनी थी जो उसके फिगर को पूरी तरह से निखार रही थी। क्या तुम्हारे पास चेंज नहीं है? कोई नहीं, मैं तुम्हारा टिकट ले लेती हूँ। वैसे आज इतनी जल्दी कॉलेज आने का कोई खास कारण? पुष्कर ने अपने पैसे वापस अंदर रख लिए। पुष्कर एक पल के लिए चौंका, फिर उसे याद आया कि वह टीचर अंकिता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अंकिता मुस्कुराई और एक अजीब सी खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दी। ठीक इसी समय बस अचानक रुक गई और अंकिता के मुंह से आह की आवाज निकली और तभी वो अपना बैलेंस खोते हुए पुष्कर के गले से जा लगी। पुष्कर ने भी ना चाहते हुए अंकिता को कमर से पकड़ लिया और उसे ध्यान दिया कि अंकिता की साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया है और पुष्कर का हाथ उसकी कमर से जाकर चिपक गया है। पुष्कर अंकिता के डीप नेक ब्लाउज से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था, जैसे उसकी आंखों को इस समय अंकिता की खूबसूरती ने बांध लिया हो। अगले कुछ पलों के लिए वो सब कुछ भूल गया था और उस अंकिता को यूं ही गले से लगाए रखा। अंकिता भी शायद भूल गई थी कि वो इस समय पब्लिक बस में है। अंकिता को थोड़ी देर बाद कुछ शर्म महसूस हुई और वो शर्माते हुए अपना पल्लू संभालकर सीधे खड़ी हो गई। वह बेहद शर्मीली थी और शांत होने का नाटक करते हुए बोली, सॉरी, वो अचानक ब्रेक लग गए। कोई बात नहीं, यहाँ एक सीट खाली है, आप बैठ सकती हैं, मैं पीछे चला जाता हूँ, पुष्कर ने कहा और बस के पीछे चला गया। अंकिता को नहीं पता था कि उसे पुष्कर से क्या कहना चाहिए, इसलिए जब उसने पुष्कर को पीछे की ओर जाते हुए देखा तो उसे बहुत राहत महसूस हुई। लेकिन तभी उसने पाया कि पुष्कर आखिरी सीट पर अकेला बैठा था और बस की खिड़की से बाहर घूर रहा था। अंकिता सरप्राइज थी कि इतनी कम उम्र में वह इतना अकेला क्यों है। जल्द ही बस दूसरे स्टॉप पर रुकी। पुष्कर ने अचानक अपनी पलकें उठाई और उसने देखा कि जो यात्री ऊपर आए थे उनमें हिरण के सिर और चूहे जैसी शक्ल वाला एक आदमी था। इससे पहले कि वह खड़ा होता, उसकी नजर गाड़ी में बैठे यात्रियों की जेबों पर पड़ी। पुष्कर ने चोर की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। पुष्कर चुपचाप बैठा रहा, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। वो बस उस जेब कतरे की हरकतों को देख रहा था। लगता है टीचर ने भी उस चोर को पहचान लिया है, वो काफी सावधान लग रही है। पुष्कर धीरे से मुस्कुराया। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि अंकिता उससे कई साल बड़ी थी। इस समय अंकिता ने भी अपनी बाहें चढ़ा ली। वह इस चोर को पहचान गई थी। कुछ समय पहले वह जब कॉलेज जाने के लिए बस में चढ़ी थी तो बस में किसी ने उसका पर्स चुरा लिया था। अंकिता को याद आ गया था कि उस समय उसके सामने यही आदमी था। नहीं, मैं इसे फिर से किसी का पर्स नहीं चुराने दूंगी। अंकिता ने पहले अपने बैग को कसकर पकड़ लिया और फिर चोर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। चोर ने अपने हाथ में पकड़ा छोटा सा चाकू हिलाया और अंकिता को नाराजगी से देखा। उनके पेशे के लोग एक नजर में बता सकते थे कि अंकिता का बैग बहुत महंगा था और जिस मोबाइल फोन को अंकिता ने जल्दबाजी में वापस अंदर रख लिया था वो भी बहुत महंगा था। लगभग 1 लाख रुपए का सामान इस समय चोर की आंखों के सामने था। नीच कमीनी, चोर ने अंकिता को देखकर हल्के से कहा और उसे अपना लक्ष्य बदलना पड़ा। फिर वो एक मोटी औरत पर ध्यान देने लगा। उस बूढ़ी महिला के मुंह पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक थी और उसने जो परफ्यूम लगाया था उस वजह से उसके बगल में बैठे लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली थी। चोर ने हाथ में अपने साथी का छाता पकड़ने का नाटक किया और फिर अपने साथी से कहा, सही समय मिलते ही एक्शन ले लेना। तभी अंकिता अचानक तेजी से आगे बढ़ी और नींद में डूबी हुई उस बूढ़ी औरत को हिलाया। आंटी जी, सो मत जाना, अपना पर्स देखो। चोर की आंखों में भयंकर रूप देखा और उसने अंकिता को घूर कर देखा। बुढ़िया अचानक जाग गई और तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था। वह चोर पर गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारे हाथ में वो क्या है? इसे बाहर निकालो और दिखाओ, क्या तुम मेरे पैसे चुराने की कोशिश कर रहे हो? चोर गंभीर दिख रहा था। मुझे तुमसे क्या लेना देना? बुढ़िया पागल हुई है क्या? हर कोई सावधान रहे, यह एक चोर है और वह बस किसी की चीजें चुराना चाहता है, अंकिता ने चिल्लाते हुए कहा। अचानक गाड़ी में सवार सभी यात्रियों की नजर चोर पर पड़ी। बूढ़ी औरत ने जल्दी से अपना बैग खंगाला और अचानक उसका चेहरा काफी बदल गया। वो चिल्लाते हुए बोली, मेरा बटुआ कहाँ है? मेरा बटुआ गायब है, उसने इसे चुरा लिया होगा। कई लोगों ने तुरंत चोर की तरफ इशारा किया। अंकिता ने चोर से कहा, बेहतर होगा कि आप इसे तुरंत बाहर निकालें, अदरवाइज हम पुलिस को बुला लेंगे।
ड्राइवर को भी इसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी। वह तुरंत रुका और चिल्लाया, लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बस को चुराने की? इसे पकड़ लो और पुलिस को कॉल करो। चोर बहुत सख्त होते हैं और वैसे भी ये इलाका उसका था, फिर उसे इन लोगों से कैसे खतरा महसूस हो सकता था। उसे तुरंत अपना चाकू बाहर निकाला। किस कमीने ने पुलिस बुलाने को कहा? है? कौन बुलाएगा? है? क्या पुष्कर चोर को पकड़ लेगा? क्या चोर अंकिता पर हमला कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बोलो, है किसी में हिम्मत पुलिस को बुलाने की? सांप सूंघ गया क्या सबको? अभी तो बड़े पुलिस पुलिस चिल्ला रहे थे। उस चोर ने चिल्लाते हुए कहा। ऐसा अहंकारी चोर किसी ने कभी नहीं देखा था। खंजर को देखकर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चोर को पकड़ने के लिए चिल्लाना एक बात है, लेकिन चोर से जी जान से लड़ना दूसरी बात है। बूढ़ी औरत, मैंने अभी तुम्हारा बटुआ चुराया है, तो अब तुम क्या चाहती हो? क्या तुम इसे वापस लेना चाहती हो? चोर ने बुढ़िया के चेहरे पर खंजर से लगभग वार कर दिया था, जिससे वो बुढ़िया वहीं बैठी हुई कांपने लगी थी। दरवाजा खोलो, मैं इस बस से बाहर निकलना चाहता हूँ, मुझे यहीं पर उतरना है। चोर गुस्से से ड्राइवर पर चिल्लाया। ड्राइवर को डर था कि वह कूद जाएगा और किसी को चोट पहुंचाएगा, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। अंकिता का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह चोर को इस तरह जाने देने को तैयार नहीं थी। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, समझे? भाग में जाओ, अंकिता ने चिल्लाते हुए कहा। चोर ने गुस्से में अंकिता की ओर देखा और फिर अचानक हमला करते हुए चाकू से अंकिता के चेहरे पर वार कर दिया। अंकिता के चेहरे पर अचानक एक लंबा निशान पड़ गया, जिससे बहुत तेजी से खून बह रहा था। आ, आ, आ। वह चिल्लाई और अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। अंकिता की हथेलियों से खून रिसने लगा। पूरी गाड़ी में अचानक अफरा तफरी मच गई। पुष्कर आखिरी सीट पर बैठा हुआ था। जब तक उसने दूसरों को बचाना चाहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह भीड़ को धक्का देकर हटाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वह डरे हुए यात्रियों की भीड़ से दब गया। कमीने! पुष्कर का दिल गुस्से से भर गया था, क्योंकि उस जेब कतरे ने उसकी टीचर पर हमला कर दिया था। पुष्कर ने देखा कि चोर बस से बाहर निकल गया है और भाग रहा है। पुष्कर तेजी से बस की खिड़की से बाहर कूद गया। पुष्कर ने ताकत लगाई और सीधे उसका पीछा किया। भागते समय चोर पीछे मुड़कर देखना नहीं भूला। जब उसने पाया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वह सड़क पार कर गया। तू नहीं बचेगा कमीने! पुष्कर ने एक छोटे से पत्थर को लात मारकर उसकी ओर उछाल दिया और वह छोटा पत्थर चोर की एड़ी पर जोरदार आवाज के साथ लगा। तभी उस चोर को एक सफेद गाड़ी ने टक्कर मार दी। वह चोर कई बार हवा में घूमा और लगभग 10 मीटर दूर गिर गया। वह जमीन पर लुढ़क गया था और हिल नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि वह जीवित है या मर गया है। पूरी सड़क अचानक रुक गई। ट्रैफिक जाम लग गया था। सभी लोग ये देखने के लिए इधर उधर देखने लगे कि क्या हो रहा है। तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पुष्कर तेजी से आगे बढ़ा और चोर द्वारा गिराए गए बैग से एक बटुआ निकाला और फिर वापस बस की ओर चल दिया। सफेद कार का दरवाजा तेजी से खुला और एक सुंदर लड़की उसमें से बाहर निकली। उसने पुष्कर को 2 बार आवाज दी, लेकिन जब उसने पुष्कर को तेजी से चलते देखा तो वह गुस्से में जमीन पर पैर पटकने लगी। पुष्कर जल्दी से बटुआ लेकर बस में लौट आया। दूर से उसने बुढ़िया को घबराहट में चिल्लाते हुए सुना। मुझे उसके साथ अस्पताल क्यों जाना चाहिए? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? क्या उसके साथ अस्पताल जाने से मुझे उसके इलाज का पैसा नहीं देना पड़ेगा? तुम्हें उस चोर को ऐसे बोलने के लिए किसने कहा था? चोरी तो मेरे पैसे हुए थे ना, तुम दूसरों के काम में क्यों टांग अड़ा रही थी? पुष्कर तेजी से गाड़ी पर चढ़ गया। अरे लड़का वापस आ गया है, शाबाश! वास्तव में उसे बटुआ वापस मिल गया, किसी तेज नजर वाले ने तुरंत चिल्लाकर कहा। जैसे ही बूढ़ी औरत ने पुष्कर को वापस आते देखा, वह दौड़ पड़ी और अपना बटुआ वापस ले लिया। पुष्कर गुस्से में था, लेकिन जब उसने अंकिता को खून से लथपथ चेहरे के साथ दर्द में बैठे देखा, तो पुष्कर ने बूढ़ी महिला की कोई परवाह नहीं की और वह जल्दी से अंकिता को देखने के लिए उसके पास चला गया। तुम छोटे से बच्चे, मेरे बटुए से 1000 रुपए कैसे गायब हैं? अचानक बुढ़िया ने अपना बटुआ खोला। उसने पैसे गिने और चिल्लाई, मेरे बटुए में 1300 रुपए थे, तो केवल 300 क्यों बचे हैं? अन्य 1000 रुपए कहाँ हैं? जल्दी मेरे पैसे निकाल। मैं तुझे शाबाशी देना चाहती थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू भी चोर है। बूढ़ी औरत धमकाते हुए पुष्कर के पीछे आई और उस पर जोर से चिल्लाई। अन्य यात्रियों ने भी पुष्कर को आश्चर्य से देखा और एक पल के लिए उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या वास्तव में वही लड़का है जो उस चोर के पीछे भागते हुए गया था। मैंने चुपके से 1000 रुपए निकाल लिए, पुष्कर ने चिल्लाते हुए कहा। आंटी जी, आप ही कैसी बात कर रही हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने आपके पर्स में से 1 रुपया भी नहीं निकाला है। पुष्कर ये कहकर अचानक पलटा और अंकिता की ओर चल पड़ा। बुढ़िया तुरंत चौंक गई, लेकिन फिर वो तुरंत चिल्लाई, तुम छोटे जानवर, तुमने मेरे पैसे चुरा लिए और अब बचकर भाग रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कभी किसी से नहीं डरती। आंटी जी, जो भी आपके पर्स में था ये वही है और अब मुझे जाने दो। आप जाकर उसी चोर के पास ढूंढो, मुझे आपके पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, पुष्कर ने कहा। मोटी बूढ़ी औरत सड़क पर पैसे ढूंढने लगी और इतने में ही पुष्कर बस में चढ़ गया।
बस में सवार सभी लोग हैरान रह गए थे। यहाँ तक कि कई सालों से गाड़ी चला रहे ड्राइवर को भी उस बूढ़ी औरत की बात हजम नहीं हुई थी। हर कोई इतना डर गया कि उनके चेहरे बदल गए। पुष्कर ने उनमें से किसी की ओर नहीं देखा। वह अंकिता के पास आया, नीचे झुका और उसे उठाया। अंकिता के चेहरे पर चोट लगी तो वह लगभग स्तब्ध रह गई थी। फिर उसने पुष्कर को अपनी ओर आते देखा। अंकिता बस पुष्कर को एकटक देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा। पुष्कर और अंकिता एक साथ बस से बाहर निकले। अंकिता पूरी तरह से डरी हुई थी। पुष्कर ने अंकिता को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। पहले अंकिता को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह अपने हाथों से पुष्कर की धड़कन को महसूस कर सकती थी। चिंता मत करो, हम अस्पताल में आ चुके हैं, पुष्कर ने अंकिता से कहा। आज सुबह अस्पताल में कोई मरीज नहीं था। पुष्कर ने जल्दी से अस्पताल की फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर अंदर की ओर भागा। प्लीज जल्दी से इनका ऑपरेशन कीजिए, पुष्कर ने नर्स को अंकिता की ओर इशारा करते हुए कहा। अंकिता के चेहरे पर घाव बहुत गहरा था। चोर ने बहुत जोर लगाया होगा। चाकू की नोक पहले ही अंकिता के चेहरे को छेद चुकी थी और उसके दांतों में घुसी हुई थी। भले ही घाव को सिल दिया जाए, लेकिन फिर भी अंकिता के चेहरे पर एक भद्दा निशान छोड़ देगा। अंकिता एक मजबूत लड़की थी जिसने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। पुष्कर ने मनी मन उसके पैसों के बारे में सोचा जो अंकिता ने उसके किराए के लिए दिए थे। मैं अपने जीवन में कभी भी दूसरों का कर्जदार होना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पुष्कर ने सबसे पहले आंटी सुरभि को कॉल की जो वाइस प्रिंसिपल थी और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताया। पुष्कर ने उनसे अपनी छुट्टी के बारे में भी रिक्वेस्ट की थी। फिर पुष्कर तुरंत अस्पताल के बाहर निकलकर आयुर्वेद की दुकान ढूंढने के लिए चल पड़ा। हे नाग बाबा, मेरी मदद कीजिए, कहाँ हैं आप? मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। पुष्कर ने जल्दी से मन ही मन काले सांप को याद किया। उसे याद आ गया था कि काले सांप को सभी प्रकार की जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है। एक कागज निकालो और लिखो। काले सांप की आवाज आई और पुष्कर ने तभी एक कागज निकालकर उन पर काले सांप द्वारा बताई गई सभी दवाइयां लिख ली। हालांकि अस्पताल में अधिक दवाएं हैं, लेकिन पुष्कर को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर ज्यादा भरोसा था, क्योंकि उन्हीं से अंकिता के चेहरे का निशान मिटाया जा सकता था। बॉस, मुझे एक दवाई चाहिए। पुष्कर एक आयुर्वेदिक दुकान पर पहुंचा और वहां जाकर दुकानदार से बोला, मेरे पास ये दवाइयां नहीं है, इनमें से कुछ को अभी भी औषधि उद्यान में पकाया जा रहा है, उसके बाद ही मैं उन्हें बेचने के लिए तैयार कर पाऊंगा। दुकानदार सत्येंद्र ने अपना चश्मा लगाया और पुष्कर के दिए कागज पर लिखी हुई दवाइयों को देखकर कहा। हालांकि वे दवाइयां बहुत ही दुर्लभ थी, पर सत्येंद्र कई सालों से आयुर्वेदिक दवाइयों का स्टोर चला रहा था, इसलिए सत्येंद्र उनके बारे में जानता था। तुम्हारे पास एक औषधि उद्यान है तो मुझे वहां ले चलो और मैं जो भी औषधि चुनूंगा मैं तुम्हें उसकी कीमत दुगनी दूंगा। पुष्कर के पास यहाँ बर्बाद करने का समय नहीं था। सत्येंद्र ने तुरंत पुष्कर की बात मान ली और वो उसे लेकर अपने गार्डन की ओर चल पड़ा जहां वो ये दवाइयां तैयार करता था। औषधि उद्यान में आने के बाद पुष्कर ने तुरंत उस जड़ी बूटी को सत्येंद्र की मदद से खोज लिया जो वह चाहता था। इन दोनों दवाइयों का मिश्रण निशान हटाने के लिए पर्याप्त है। पुष्कर काले सांप की मदद से जड़ी बूटी खोज रहा था और बड़बड़ा रहा था। उसके बगल में बैठा हुआ सत्येंद्र सरप्राइज था और उसे नहीं पता था कि पुष्कर किससे मन ही मन बात कर रहा है। ओह, वहाँ एक तालाब है, ये बहुत अच्छा है, मुझे कमल के बीज याद आ रहे हैं। पुष्कर ने सामने के तालाब की ओर देखा और अचानक ही वो खुश हो गया। ये तालाब हरे पानी के तालाब जैसा दिखता है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें कीचड़ के नीचे हजारों साल पुराने कमल के बीज। काले सांप ने तुरंत पुष्कर को इसके बारे में आगाह कर दिया। ओह लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ, मैं यहाँ बहुत जरूरी दवाई बना रहा हूँ। अचानक दो वैद्य जिन्होंने साधुओं जैसे कपड़े पहने हुए थे वो पुष्कर से वहां आकर बोले। उनके आगे और पीछे 1 दर्जन से अधिक लोग थे। वो पहले ही वेदी स्थापित कर चुके थे, मोमबत्तियां जला चुके थे और वेदी खोलने और अनुष्ठान करने वाले थे। पुष्कर थोड़ा चौंका और बोला, आप क्या कर रहे हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है छोटे लड़के। सत्येंद्र जी, क्या हमने आपसे नहीं कहा था कि आप हमें परेशान नहीं करेंगे? लेकिन आप तो परेशानी पैदा करने के लिए एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ ले आए हैं, एक वैद्य ने गुस्से में कहा। सत्येंद्र ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करें वैद्य हरिकेश, हम बस कुछ दवा लेने आए हैं और तुरंत चले जाएंगे। अपनी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए अन्य स्थानों पर जाएं। आप नहीं जानते कि यह तालाब साफ नहीं है, इस अनुष्ठान में कम से कम 10 दिन लगेंगे। वो वैद्य सीधा बोला। पुष्कर ने उस वैद्य पर नजर डाली और जान लिया कि वो एक बड़ा तजुर्बे वाला वैद्य है। उसे इस कमल के बीज के बारे में जरूर बहुत गहरा ज्ञान है। मैं जो दवा चुनना चाहता हूँ वह तालाब में मौजूद हजारों साल पुराने कमल के बीज है, पुष्कर ने कहा। वैद्य पहले तो चौंका और फिर गुस्से से चिल्लाया, ढीठ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तालाब गंदगी से भरा है। सत्येंद्र ने इसे अपनी आंखों से देखा है, हर जगह जहरीले कीड़े हैं, ये बहुत जहरीला है। लड़के, तुम अभी बहुत छोटे हो,
इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। इसलिए अब जितनी जल्दी हो यहां से चले जाओ। कोई अन्य वैद्य भी एक के बाद एक बोले। वे या तो डांट रहे थे या धमकी दे रहे थे। वे किसी भी तरह पुष्कर को वहां से भगाना चाहते थे। पुष्कर ने गहरी आवाज में कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या करते हैं, लेकिन बहुत सारे कमल के बीज हैं जो यहाँ मौजूद हैं। मुझे केवल 3 चाहिए और मैं उन्हें लेने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। सत्येंद्र ने देखा कि पुष्कर इतने आत्मविश्वास से बोल रहा था और इसलिए उसने भी कुछ भ्रम के साथ तालाब की ओर देखा। क्या सच में हजारों साल पुराना कमल का बीज इस तालाब के अंदर मौजूद है? ये तो बहुत महंगी और अच्छी चीज है। सत्येंद्र मन ही मन सोचने लगा, लड़के यहाँ इतने ढीठ मत बनो। यदि तुम कुछ कमल के बीज लेना चाहते हो तो तालाब में कूद जाओ और मर जाओ। वैद्य हरिकेश की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा था। क्या पुष्कर कमल के बीज ले पाएगा? क्या अंकिता का चेहरा ठीक हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सत्येंद्र जी, यदि आप इस बच्चे के झूठ पर विश्वास करते हैं तो ठीक है, मैं एक वैद्य हूं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कोई धोखेबाज व्यक्ति नहीं हूं। इसलिए अगर कल कुछ होता है तो इस लड़के को लेकर मेरे पास मत आना। अगर तुम मुझे 10 गुना कीमत भी दोगे तो भी मैं वापस नहीं आऊंगा। वैद्य हरिकेश ने गुस्से में आयुर्वेदिक स्टोर के मालिक सत्येंद्र को डांटते हुए कहा। सत्येंद्र अब मुसीबत में था। वह स्पष्ट रूप से दोनों में से एक को चुनना चाहता था और उसे वैद्य हरिकेश की बातों पर ज्यादा विश्वास था। इसीलिए उसने पुष्कर से कहा, लड़के तुम यहां से चले जाओ। वैद्य जी जो बोल रहे हैं वो सच है। सत्येंद्र के बोलते ही वैद्य के साथ आए उनके बाकी साथी जोर से चिल्लाए, अरे लड़के तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते? क्या तुम इस गंदे तालाब का पानी पीना चाहते हो? तुम क्या देख रहे हो? यहां से चले जाओ। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अन्यथा मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाऊंगा। वैद्य हरिकेश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। पुष्कर ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। वैसे तो मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तुम मुझे दोष मत देना। उसके बाद पुष्कर ने हरे पानी से भरे तालाब की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, क्या आप लोगों को विश्वास नहीं है कि इस तालाब में हजारों साल पुराने कमल के बीज हैं? फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। जैसे ही पुष्कर बोला उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसके चेहरे से कुछ डरावनी रोशनी निकलने लगी। अचानक ही पुष्कर की आंखें बिल्कुल सांप की तरह गोल हो गईं और वो बहुत ही भारी आवाज में चिल्लाया, क्या हजारों साल पुराने कमल के बीज अभी तक नहीं खिले हैं? आखिर वे कब तक इंतजार करेंगे? पुष्कर की आवाज ने जैसे बसंत की गड़गड़ाहट के साथ एक सोते हुए शेर को जगा दिया हो। अचानक ही पूरे तालाब की सतह पर अचानक लहरें उभर आईं। उन सभी लोगों की आंखों के सामने पानी से हरा कमल फूटा और पलक झपकते ही सफेद कमल के फूल तालाब में खिल उठे। एक पल में पूरा तालाब बदल गया। शुद्ध सफेद रंग का एक टुकड़ा बसंत ऋतु से भरा हुआ, नाजुक पंखड़ियों पर मोती जैसी ओस की बूंदों के साथ। हर कोई अपनी फटी हुई बड़ी बड़ी आंखों से उन फूलों को देख रहा था। सत्येंद्र को उस पर विश्वास नहीं हुआ जो उसने देखा। महज 10 सेकंड में उसके सामने का नजारा बिल्कुल अलग था। अरे बाप रे, क्या तो सचमुच 1000 साल पुराने कमल के बीज हैं। सत्येंद्र को इतना सदमा लगा कि उसका शरीर कांपने लगा। उसके बगल में खड़ा हुआ वैद्य हरिकेश इतना भयभीत था कि उसका चेहरा नीला पड़ गया था। अन्य छोटे वैद्य भी डर के मारे कांपते हुए पुष्कर की ओर देखने लगे थे। पुष्कर की आवाज ने हजारों साल पुराने कमल को जगा दिया था। हम लोगों को माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं। आप तो कोई महान आत्मा है। वैद्य हरिकेश ने तुरंत घुटने टेक दिए। उसने सोचा था कि पुष्कर सिर्फ एक ढीठ बच्चा है जिसे वो डांट कर भगा देगा। पुष्कर ने उन सभी से कहा, नीचे जाओ और 7 कमल के फूल चुनने में मेरी मदद करो। वैद्य ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत तालाब में कूद गया। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद उसने हाँफते हुए 7 कमल के फूल तोड़ लिए। ठीक है, मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए चलते हैं। पुष्कर ने अपना हाथ लहराया क्योंकि वह इस बात को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। जब वैद्य हरिकेश ने यह सुना तो उसे लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। उसने भयभीत होकर तालाब की ओर देखा और तुरंत अपने शिष्यों को अपना बैग पैक करने के लिए ले गया और वहां से चलता बना। सत्येंद्र ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। सत्येंद्र भी समझ गया था कि पुष्कर वो नहीं है जो वो दिखाई दे रहा है, इसलिए उसने भी माफी मांगने में ज्यादा देर नहीं की। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ये 1000 साल पुराने कमल के बीज आपके हैं। अगले 3 दिनों में मैं दवा बनाने के लिए आपकी दवा की दुकान उधार ले लूंगा। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सत्येंद्र तो जैसे यही चाहता था।
3 दिन में पुष्कर ने दवाई तैयार कर ली थी। फिर उसमें से कुछ दवाई पुष्कर ने सत्येंद्र को देते हुए कहा, ये लीजिए, ये आपके लिए, और अब मैं जा रहा हूं, थैंक्स। उसके बाद पुष्कर अस्पताल वापस आ गया। ओह, इतना समय हो गया है, पता नहीं अंकिता मैडम कैसी होंगी, पुष्कर सोचता हुआ अंकिता के रूम की ओर जा रहा था। पुष्कर, क्या तुम सामने आने को तैयार हो? अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो फिर मैं पुलिस को बुला लूंगी। वार्ड के दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत लड़की हाथ बांधे खड़ी थी। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से के भाव थे। वह और कोई नहीं बल्कि उर्वी ही थी। तुम यहां क्यों आई हो? पुष्कर को उसे देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि वे दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़े थे, लेकिन उर्वी एक अलग क्लास में थी। भले ही अंकिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया हो, लेकिन उर्वी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मैं अपनी माँ के साथ यहाँ आई हूँ, तुम लकी हो। एक छोटी सी बात के कारण तुम 3 दिनों तक स्कूल नहीं गए। क्या तुम इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो ताकि मेरी माँ की डांट से बच सको? उर्वी ने गुस्से से पुष्कर को देखा। अगर उर्वी ने कल रात अपनी माँ से ये नहीं सुना होता कि पुष्कर की क्लास टीचर अस्पताल में एडमिट है, तो उर्वी को यह नहीं पता होता कि पुष्कर 3 दिनों से कॉलेज नहीं गया था। जब उर्वी ने पुष्कर को वार्ड में नहीं पाया तो वह बाहर आकर खड़ी हो गई थी। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे इन 3 दिनों में कुछ करना था, पुष्कर ने उर्वी से कहा। मैंने गलत नहीं समझा, तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जल्दी से वापस चले जाओ, क्योंकि मेरी माँ को अभी तक पता नहीं है कि तुम घर छोड़ चुके हो। उर्वी ने अपनी धीमी आवाज की और फिर अपने बैग से चाबी का एक गुच्छा निकाला और उसे पुष्कर की ओर बढ़ाते हुए कहा, मुझे कॉलेज के पास ही घर मिल गया है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, पुष्कर ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर उर्वी और भी अधिक गुस्से में आ गई। तुमने घर ढूंढ लिया? तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? या फिर तुम अपनी जिद दिखाने के लिए छत पर सोने जा रहे हो? पुष्कर ने अपना सिर हिलाया। वह उर्वी से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने वार्ड का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम अंदर नहीं जा सकते। कॉलेज के बाकी टीचर्स अंकिता मैडम से बात कर रहे हैं, उन्हें कॉलेज छोड़ना होगा, उर्वी ने पुष्कर को रोकते हुए कहा। क्या? पुष्कर सरप्राइज हो गया था। क्या मैडम को स्कूल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती हैं? पुष्कर ने तेजी से धक्का देकर वार्ड का दरवाजा खोला। अंदर मौजूद 3 लोग एक साथ घूमे। पहली चीज तो पुष्कर ने देखी, वह लाल और सूजी हुई आंखों वाली अंकिता थी। उसके चेहरे पर अभी भी धुंध की एक परत थी। वो बेहद कमजोर थी और उसका सुंदर चेहरा, जो पहले ही बहुत ही सुंदर दिखाई देता था, अब बहुत पीला पड़ गया था। पुष्कर, तुम यहां क्यों आए हो? पुष्कर ने अस्पताल के बिस्तर के सामने 2 लोगों को देखा, एक आदमी और एक औरत। पुष्कर ने केवल सुरभि आंटी को पहचाना। दूसरे व्यक्ति ने चश्मा पहना था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बड़ा टीचर हो, लेकिन पुष्कर को उसका नाम याद नहीं आ रहा था। पुष्कर ने सुरभि से कहा, सुरभि आंटी, आप यहां? पुष्कर, तुम बिना दरवाजा खटखटाए अंदर क्यों आए? सुरभि ने तेज आवाज में पुष्कर को डांटते हुए कहा था। पुष्कर ने सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा, अंकिता मैडम, मैंने सुना है कि आप कॉलेज छोड़ रही हैं, लेकिन क्यों? उस आदमी ने कहा, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम यहां क्यों आए हो? हम कुछ जरूरी बातों पर चर्चा कर रहे हैं, जल्दी से बाहर निकलो, क्या तुम्हें तमीज नहीं है? पुष्कर ने गहरी आवाज में कहा। आप कौन हैं? मरीजों को आराम की जरूरत है। टीचर होने के नाते क्या आप ये भी नहीं जानते? अंकिता मैडम के ठीक होने और स्कूल लौटने के बाद आप इस बारे में चर्चा कर सकते थे। उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर उसे ऐसा जवाब भी दे सकता है। उसे बहुत तेज गुस्सा आया था। सुरभि आंटी ने पुष्कर को डांटते हुए कहा, पुष्कर, बहुत बड़े मत बनो, हम अंकिता से अभी कॉलेज वापस जाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वैसे भी क्या तुम अस्पताल में इनकी देखभाल नहीं कर रहे थे? फिर तुम गायब क्यों हो गए? पुष्कर ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसने अंकिता की ओर देखा। पुष्कर समझ गया था कि अंकिता अपने चेहरे के घाव के कारण ही कॉलेज छोड़ना चाह रही है। पुष्कर ने कहा, आंटी, यदि आप मुझ पर विश्वास करती हैं तो ये मामला मुझ पर छोड़ दें। मैं वादा करता हूं कि 3 दिनों के अंदर अंकिता मैडम कॉलेज लौट आएंगी और पढ़ाना जारी रखेंगी। हाँ, कितना भोला लड़का है ये। मेल टीचर ने अपना चश्मा ऊपर किया और पुष्कर की ओर देखकर अपना सिर हिलाया। दरअसल अंकिता अपने चेहरे पर उस भद्दे निशान की वजह से कॉलेज वापस नहीं लौटना चाहती थी, क्योंकि वो इस समय मेंटली बहुत ही ज्यादा परेशान थी। सुरभि ने कहा, मुझे लगता है कि हमें पहले वापस जाना चाहिए। अंकिता को अगले कुछ दिनों तक अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलेगी, थोड़ा इंतजार करते हैं, इतने में इसका मूड भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। अंकिता, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन सून, सुरभि ने अंकिता को समझाते हुए कहा। सुरभि ये कहने के बाद
पुष्कर को दरवाजे तक ले गई और उससे कहा, अभी अंकिता अंदर से टूट चुकी है। वह केवल तुम पर भरोसा करती है, कोई और उसकी देखभाल नहीं करना चाहता है, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों तक उसका ख्याल रखना है। यह स्पेशल वार्ड है, मैंने दवा और बाकी सभी चीजों के लिए भुगतान कर दिया है। यदि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जल्द से जल्द कॉल करना। जी आंटी, पुष्कर ने कहा। उर्वी भी वहीं खड़ी थी और वो किसी भी तरह पुष्कर को घर की चाबी देना चाहती थी, पर पुष्कर उसे अवॉइड कर रहा था। तुम भी वार्ड में ही सो जाना, अंकिता को तुम्हारे रहने से हौसला मिलेगा। उर्वी ने यह बात गुस्से में पुष्कर से कही थी और फिर वो अपनी मां के साथ चली गई। उनके जाने के बाद पुष्कर जब वार्ड में लौटा तो उसने देखा कि अंकिता रोने लगी थी। इस समय वो बहुत दुखी थी और सिसकियां भरकर रो रही थी। इतनी कम उम्र में चेहरे पर इतना गंदा निशान लिए वो कहां जाएगी, यही डर उसे खाया जा रहा था। मैं सचमुच कॉलेज जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। कॉलेज में सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा चेहरा बर्बाद हो गया है। पुष्कर, क्या तुम जानते हो, जब मैं बात करती हूँ तो भी दर्द होता है, मुझे बहुत सारे टांके लगे हैं। अंकिता की आंखों से आंसू नदी की तरह बह रहे थे। वो दर्द में सिसकियां भरते हुए आगे बोली, पुष्कर, मैं अपना चेहरा शीशे में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने परिवार को भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। मेरे बताने के बाद वे मेरे साथ क्या करेंगे। मैं अपने दोस्तों को देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। ऑपरेशन के बाद मैंने भी सुना, डॉक्टर कह रहे थे कि वह बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अब से उसके चेहरे पर एक निशान हमेशा रहेगा। ये शब्द उसके दिल के सबसे अच्छे शब्द थे और वह ने केवल पुष्कर से ही कह सकती थी। फिर अंकिता ने थककर अपना सिर नीचे कर लिया और अपना चेहरा अपने घुटनों के बीच छिपा लिया। मैं आपके चेहरे के दाग हटाने में आपकी मदद कर सकता हूं, अचानक पुष्कर ने कहा। पुष्कर की बात सुनकर अंकिता का नाजुक शरीर कांप उठा और उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें फटी हुई थी, लेकिन फिर धुंधली हो गई। अंकिता ने दर्द से अपना चेहरा पकड़ते हुए कहा, देखो इसे, और अब फिर कभी मेरी मजाक मत उड़ाना। मुझे झूठी दिलासा देने वाले लोग पसंद नहीं है। क्या सचमुच अंकिता का चेहरा ठीक हो जाएगा? उर्वी किस सच्चाई की बात कर रही थी? वो पुलिस क्यों बुलाना चाहती थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या तुम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात कर रहे हो? मुझे पता है, मैं भी ठीक होने के बाद प्लास्टिक सर्जरी कराने के बारे में ही सोच रही हूँ। अंकिता ने अपने आंसू संभालते हुए कहा। पुष्कर ने अपना सिर हिलाया और उसके सामने एक बोतल रख दी। मेरी दवाई की तुलना प्लास्टिक सर्जरी से कैसे की जा सकती है? यदि आप इस दवाई को आजमाएंगी तो न केवल घाव तुरंत ठीक हो जाएगा, बल्कि निशान भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा, पुष्कर ने कहा। सच में? अंकिता ने पुष्कर का हाथ पकड़ लिया। बेशक, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, पुष्कर ने कहा। पहले तो अंकिता को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन पुष्कर की आंखों में इतना आत्मविश्वास देखकर उसे भी पुष्कर की बात सच लगी। वह तुरंत वो बोतल लेकर बाथरूम की ओर भागी और उसने पीछे मुड़कर पुष्कर को भी नहीं देखा। पुष्कर मुस्कुराया। अंकिता को बाथरूम में गए हुए 10 मिनट से भी ऊपर हो गए तो पुष्कर को थोड़ा सा अजीब लगा और वो उठकर बाथरूम में गया। ओह, ये तो बेहोश हो गई है। पुष्कर ने देखा कि अंकिता जमीन पर बेहोश पड़ी है और पुष्कर तुरंत अंकिता को उठाकर बेड पर ले आया। ऐसा लगता है कि आपको काफी समय से अच्छी नींद नहीं मिली है। चलो ठीक है, मैं आपके जागने तक का इंतजार करूंगा। पुष्कर ने खुद ही अंकिता के चेहरे पर दवाई लगा दी और फिर उसे चैन से सोने दिया। अंकिता अगली सुबह तक सोती ही रही। अगली सुबह अंकिता जागी तो उसे अपने गालों पर खुजली होने लगी। वो तेजी से बाथरूम की ओर भागी। अंकिता अपना चेहरा देखकर चिल्लाई। अंकिता ने देखा कि उसके चेहरे पर चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थी और निशान भी गायब हो गए थे। अंकिता ने धीरे से अपने चेहरे से डेड स्किन की लेयर को हटाया। मैं वास्तव में ठीक हो गई हूँ? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अंकिता ने शीशे में अपनी शक्ल देखी, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। यह तो उसके लिए जादू था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर अंकिता के वार्ड में आया। ओह गॉड, ये कैसे हो गया? क्या तुम ही अंकिता हो? डॉक्टर भी अंकिता को देखकर शॉक हो गया था। कई डॉक्टर और नर्सें जांच करने आए और अंकिता को देखकर सरप्राइज हो गए थे। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये रातों रात कौन सा करिश्मा हो गया है। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये रातों रात कैसे चमत्कार हो गया है, लेकिन केवल अंकिता को पता था यह पुष्कर की दी गई दवाई की बोतल का परिणाम है। कुछ देर बाद पुष्कर नाश्ता लेकर वापस वार्ड में आया। पुष्कर, देखो देखो, मुझे देखो पुष्कर, मेरा चेहरा देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अंकिता खुशी से उछल रही थी। वह इतनी उत्साहित थी कि वह आगे बढ़ी और उसने पुष्कर के दोनों हाथ पकड़कर
उन्हें अपने गालों पर रख लिया। पुष्कर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, रिकवरी काफी अच्छी है। ऐसा लगता है कि आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। बिल्कुल, मैं इस अस्पताल में एक पल भी रुकना नहीं चाहती। मैं कॉलेज वापस जाना चाहती हूँ, अंकिता ने खुशी से कहा। अंकिता ने उछलते हुए कहा था और फिर अचानक ही अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसे पेट में दर्द हो रहा था। आप काफी कमजोर हो गई हैं, कुछ दिन अच्छे से खाएंगी पिएंगी तो ठीक हो जाएंगी, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकिता ने आश्चर्य से कहा, हाँ, तुम तो सब जानते हो, फिर तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि इसका इलाज कैसे करना है। मुझे पता है, मैं आपके पेट पर एक गर्म तौलिया रख देता हूँ, इससे आपको पीरियड क्रैम्प से राहत मिलेगी, पुष्कर ने टाल उठाकर कहा। अंकिता ने शर्माते हुए कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि तुम एक मॉडर्न एजुकेटेड मैन हो जो पीरियड्स के बारे में बात करने से नहीं कतराता। अंकिता बिस्तर पर लेट गई और अब उसका सुंदर शरीर पुष्कर के सामने था, लेकिन जैसे ही वह लेटी उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने खुद को इस बेवकूफी के लिए कोसा। उसके चेहरे पर चोट का निशान ठीक हो गया तो वह सचमुच सब कुछ भूल गई। उफ, ये क्या कर रही हूं मैं? पुष्कर मेरे शरीर, मेरी स्किन को छूने वाला है। मैं उसके टीचर हूं, लेकिन वह बुरे इरादों वाले बॉयज की तरह नहीं है। ही स्वीट एंड केयरिंग, अंकिता मन ही मन सोच रही थी। अंकिता ने गद्दे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और अपने गुलाबी होंठ दांतों से काट लिए। गर्माहट और दर्द ने उसे शर्मसार और परेशान कर दिया था। पुष्कर तौलिया लेकर तैयार था। वह अंकिता के हॉस्पिटल शर्ट उठाने का इंतजार करने लगा। अंकिता को बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से अपनी शर्ट ऊपर कर दी। उसकी गड़ी हुई नाभि और पेट दिखाई देने लगा। आई एम रेडी, अंकिता ने बहुत धीमी आवाज में कहा। पुष्कर पलटा और उसने गर्म तौलिया अंकिता के पेट पर रख दिया। अंकिता को तुरंत राहत महसूस हुई। पुष्कर ने अंकिता के चेहरे पर राहत देखी और मुस्कुराया। वह सचमुच बहुत कोशिश कर रहा था कि उसकी नजर अंकिता के खुले पेट पर ना पड़े। गर्म तौलिया लगाने के 2 राउंड्स के बाद अंकिता काफी बेहतर महसूस कर रही थी। धन्यवाद पुष्कर, मुझे अब अच्छा लग रहा है। अंकिता ने अपनी शर्ट नीचे खींच दी और कहा, ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। कल कॉलेज के लिए आपको पिक करने आऊंगा, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। उसके बाद अगले दिन अंकिता और पुष्कर दोनों एक साथ कॉलेज चल पड़े। हो, कॉलेज में वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलेज के गेट पर अंकिता ने अपने हाथों को ऊपर उठा लिया और जोर से अंगड़ाई ली। उसके साथ ही उसकी पतली सी कमर भी सबके सामने आ गई। उसके मधुर चेहरे और चमकती कमर ने कॉलेज गेट पर खड़े छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ओह, ये तो टीचर अंकिता है। मैंने सुना था कि वह अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही है। मेरी जान वापस आ गई है। मेरा तो इनके बिना कॉलेज आने का दिल ही नहीं कर रहा था। और तो और, ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। इस बार तो लगता है मेरी जान लेकर ही रहेगी, एक और लड़का अंकिता को देखकर बोला। कॉलेज के गेट पर छात्रों ने अंकिता और पुष्कर की ओर इशारा किया और कई छात्रों ने तुरंत तस्वीरें लेने के लिए अपने फोन निकाले और उन्हें स्कूल फोरम पर अपलोड कर दिया, जिससे अफवाहें फैल गईं कि टीचर अंकिता और पुष्कर के बीच कुछ चल रहा है। पुष्कर, तुम क्या सोच रहे हो? मैं और इंतजार नहीं कर सकती, चलो अंदर आओ। अंकिता ने पुष्कर की ओर हाथ हिलाया। पिछले कुछ दिनों की अंकिता की उदासी दूर हो गई है। अब उसका चेहरा अधिक कोमल और नाजुक हो गया है। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। पुष्कर मन ही मन सोच रहा था, ठीक है, मगर आप अभी अभी अपनी बीमारी से ठीक हुए हो, धीरे चलो, पुष्कर ने कहा और अंकिता के पीछे पीछे चलने लगा। अंकिता मैडम, ओह, आप वापस आ गई हो। इसी समय अचानक एक हट्टा कट्टा मेल टीचर अंकिता की ओर तेजी से भागते हुए आया। वह स्पोर्ट्स वियर पहने हुए था। उसके माथे पर थोड़ा पसीना था। हेलो सर, अंकिता ने हल्के से कहा, लेकिन वो उस मेल टीचर को देखकर खुश नहीं लग रही थी। उस टीचर का नाम दिवाकर था। वो हमेशा अंकिता को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था, मगर अंकिता उसे पसंद नहीं करती थी। अंकिता, मैं बस आपसे मिलने के लिए अस्पताल आने ही वाला था, पर इतने में ही आप वापस आ गई। आपका चेहरा ठीक है? ये तो पहले से भी बहुत अच्छा है। क्यों ना आज रात आपके डिस्चार्ज होने का जश्न मनाने के लिए हम कहीं डिनर पर चले? दिवाकर की आंखें अंकिता के सुंदर चेहरे पर टिकी हुई थी। कोई जरूरत नहीं है दिवाकर जी, हम सिर्फ साथ में काम करते हैं। कृपया अब से आप मुझे टीचर अंकिता ही कहकर पुकारें। हर कोई मुझे सिर्फ अंकिता नहीं कह सकता। अंकिता बोलने के बाद तुरंत पुष्कर के पीछे चली गई, जो आगे चल रहा था। अंकिता जब अस्पताल में थी तो उसने अस्पताल के खर्चे के लिए दिवाकर को फोन किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था, क्योंकि सबको लगा था कि उसका चेहरा खराब हो गया है, जिससे अंकिता समझ गई थी कि वो किस लेवल का आदमी है। अंकिता को तब एहसास हुआ कि
दूसरे लोग उसे केवल उसके चेहरे के कारण पसंद करते हैं। इस चेहरे के बिना वह कुछ भी नहीं थी। फॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि पुष्कर ने पैसा कहां से अरेंज किया होगा, पर उसने कर दिया। अंकिता मनी मन पुष्कर को थैंक्स कह रही थी। मैं जल्दी उसका सारा पैसा लौटा दूंगी। अंकिता, अरे अंकिता। दिवाकर अंकिता के पीछे कई बार चिल्लाया, और जब उसने अंकिता को तेजी से पुष्कर की ओर दौड़ते हुए देखा और वे दोनों साथ साथ चले तो वह झेप गया था। लानत है, एक बेकार से लड़के के इतने करीब होकर तुम बर्बाद हो जाओगी, लेकिन मैं भी आज नहीं तो कल तुम्हें अपने बिस्तर पर ले ही जाऊंगा। दिवाकर बड़बड़ाते हुए अंकिता को कोस रहा था। जब पुष्कर अपनी क्लास में लौटा तो वो भी थोड़ा सरप्राइज था। उसके सामने कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें उसने शायद पहले कभी नहीं देखा था। पुष्कर, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अभी भी उर्वी के बारे में सोच रहे हो? पुष्कर ने देखा कि श्रावणी उसके पास आकर उससे कुछ पूछ रही है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, पुष्कर ने मन मन मुस्कुराते हुए कहा। श्रावणी एक पल के लिए चौंक गई, फिर तुरंत शर्मा गई और पढ़ने का नाटक करने लगी। यह लड़का बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन जब वह मुस्कुराता है तो और भी हैंडसम लगता है। नहीं, मुझे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। मैं फालतू बातों के बारे में नहीं सोच सकती। श्रावणी मन ही मन सोच रही थी। दोपहर के समय जब छुट्टी हुई तो श्रावणी ने अचानक कहा, हाय ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू मी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कॉलेज में कुछ दिनों में हमारे सीनियर स्टूडेंट्स के लिए एक फंक्शन किया जाएगा। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने शोर मचाया, क्योंकि उनके लिए यह पार्टी टाइम था। सभी लोग शांत रहे। हमारी क्लास एक शो आयोजित करने जा रही है, लेकिन हमें अभी भी रिहर्सल के लिए कुछ सामान चाहिए। कुछ मेल स्टूडेंट्स को मेरे साथ कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग चलना होगा, श्रावणी ने जोर से कहा। श्रावणी के बोलने से पहले कई स्टूडेंट्स ने भयानक आवाज निकाली। पुरानी बिल्डिंग? वो तो एक भूतिया बिल्डिंग है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं उसके बजाय टॉयलेट साफ करना पसंद करूंगा, वो भूतिया जगह है। श्रावणी भी कुछ देर के लिए डर गई। ये भूतिया इमारत सचमुच थोड़ी अजीब थी। वो बिल्डिंग लंबे समय से खाली पड़ी थी और आमतौर पर इसका इस्तेमाल कुछ मलबा जमा करने के लिए किया जाता था। हालांकि समय समय पर सुनने में आया था कि वहां आधी रात में चीख पुकार मच रही थी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, पुष्कर ने अचानक कहा। यह सुनकर अन्य छात्रों ने पुष्कर को शाबाशी दी, जबकि श्रावणी पुष्कर को दया की नजरों से देख रही थी। जब पुष्कर चला गया तो श्रावणी ने कुछ और मेल स्टूडेंट्स का नाम लिया। हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, मगर कॉलेज अथॉरिटी के सामने उन्हें झुकना पड़ा। जल्द ही वे कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में पहुंचे। पुष्कर ने देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस बिल्डिंग में कोई भूत नहीं मिला। अजीब बात है, इस बार हमने रोना क्यों नहीं सुना? एक लड़का अचानक फुसफुसाया। पुष्कर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम अभी भी इधर उधर देख रहे हो? चलो चलें। श्रावणी को डर लग रहा था। पुष्कर ने अपना सिर हिलाया और जोर से कहा, दुनिया में भगवान है और मैं ठहरा महाकाल का भक्त, फिर मुझसे तो सभी राक्षस डरेंगे ही। यह सुनने के बाद श्रावणी अपनी प्यारी जीभ बाहर निकालने से खुद को नहीं रोक सकी। यहाँ इतनी सारी मधुमक्खियां क्यों हैं? पुष्कर ने अचानक छत के ऊपर भिन्न भिनाती मधुमक्खियों के 4 या 5 छत्ते देखे। ये कई वर्षों से वहां है। 1 दर्जन से अधिक बार इसे जलाया गया था और कुछ लोगों को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया भी गया था। लेकिन कुछ ही समय बाद एक और मधुमक्खियों का ग्रुप आ गया और कॉलेज को डर था कि वे आती ही रहेंगी, इसलिए उन्हें यह बिल्डिंग छोड़नी पड़ी। श्रावणी ने समझाया। पुष्कर को भी धीरे धीरे याद आया कि छात्रों को अक्सर डंक मार दिया जाता था और अस्पताल में भर्ती कराया जाता था, इसलिए उन्होंने ये बिल्डिंग खाली कर दी। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि यह कोई आम मधुमक्खी नहीं है, पुष्कर ने कहा, और ऐसी मधुमक्खी कुछ खास लोगों द्वारा बाकी लोगों को परेशान करने के लिए ही पाली जाती है। इनके काटे जाने से न केवल मति भ्रम होता है बल्कि सूजन भी होती है। हालांकि पहले पुष्कर को इनसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब उसकी बहन पढ़ने के लिए इस कॉलेज में आई थी तो दुर्भाग्य से उसे 1 दर्जन से अधिक मधुमक्खियों ने डंक मारा था। उसका पूरा शरीर सूज गया था, वह कोमा में चली गई थी और लगभग उसकी जान चली गई थी। क्या पुष्कर मधुमक्खियों से बिल्डिंग को छुटकारा दिला पाएगा? किसने उन मधुमक्खियों को वहां छोड़ा था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मुझे आज इन मधुमक्खियों को खत्म करना ही होगा, क्योंकि इनकी वजह से मैं बहुत नुकसान उठा चुका हूं। पुष्कर अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने की वजह से उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए वह तुरंत वहां पहुंच गया जहां मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। जैसे ही श्रावणी और बाकी लोगों ने पुष्कर को उस ओर जाते देखा तो सब के सब डर के मारे चिल्लाने लगे थे। पुष्कर, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर आओ, मधुमक्खियां डंक मार देंगी। श्रावणी जोर से चिल्लाई। वो तुरंत पुष्कर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। एक के बाद एक मधुमक्खी पुष्कर के पूरे शरीर पर रेंगने लगी और उन्होंने पुष्कर को अपने अंदर छुपा दिया। इस समय पुष्कर की आंखें भी नहीं दिखाई दे रही थी। पुष्कर को पूरी तरह से मधुमक्खियों ने ढक लिया था।
ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद एक मधुमक्खियों का छत्ता है। ओह माय गॉड, पुष्कर मदद करो, कोई जल्दी आओ। श्रावणी डर से पीली पड़ गई। वो बुरी तरह चिल्लाने लगी थी, लेकिन पूरी क्लास मधुमक्खियों से भरी हुई थी, इसलिए किसी ने भी इस समय अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की। सभी के सभी बुरी तरह डरे हुए थे। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। श्रावणी ने जल्दी से अपना फोन निकाला और वो 100 नंबर पर डायल करने ही वाली थी कि तभी अचानक एक आवाज आई, नहीं मैं ठीक हूं, रुक जाओ। पुष्कर, पुष्कर, क्या तुम ठीक हो? जल्दी बाहर आओ। श्रावणी इतनी डरी हुई थी कि वह लगभग रो पड़ी, लेकिन फिर भी उसने पुष्कर की बात सुनी और कोने में छिप गई। इन सभी को मार डालो। पुष्कर ने अपने शरीर को हिलाया और उस पर रेंगने वाली हजारों मधुमक्खियां जमीन पर ऐसे फैल गईं जैसे रेत उससे चिपक गई हो। और फिर अचानक से पुष्कर मधुमक्खियों के हटने के बाद दिखाई दिया। उसे कोई चोट नहीं आई थी। श्रावणी जो कोने में छिपी हुई थी वो शॉक में थी। ओह गॉड, पुष्कर, ये तुमने कैसे किया? वो अचानक ही चिल्लाई। श्रावणी ने अपनी आंखें मली। वो दूसरों से पूछना चाहती थी कि क्या वह सपना देख रही है, लेकिन उसके बगल में कोई नहीं था। पूरी क्लास में मधुमक्खियां जमीन पर गिरी हुई थी, उनमें से एक भी जीवित नहीं थी। पुष्कर ने अपने कपड़े झाड़े और सीधे जमीन पर पड़ी हुई मधुमक्खियों की लाशों के पास चला गया। उसने गुप्त रूप से अपने हाथ में क्रिस्टल मधुमक्खी पकड़ रखी थी। एक नजर में ये बाकी मधुमक्खियों से अलग लग रही थी, जैसे कि ये एक क्रिस्टल मूर्ति हो। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो मधुमक्खियों की रानी। पुष्कर, क्या तुम सचमुच ठीक हो? ऐसा कैसे हो सकता है? श्रावणी डरते हुए आगे बढ़ी और उसने पुष्कर के चेहरे को छुआ। फिर उसने आश्चर्य से पुष्कर को चारों ओर से देखा, जैसे वो उसके शरीर को जांच रही हो। जब उसे पता चला कि पुष्कर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा तो उसे राहत महसूस हुई। दरअसल मैंने अपने शरीर पर एक विशेष पेस्टिसाइड लगाया था, जिसकी गंध सूंघते ही सारी मधुमक्खियां मर गईं। लेकिन पुष्कर के इस रीजन पर कोई बिलीव नहीं करेगा, इसलिए उसे कोई और अच्छा सा बहाना सोचना होगा। पुष्कर ने शांति से क्रिस्टल रानी मधुमक्खी को अपने हाथ से हटा दिया। सभी टीचर्स और कुछ कॉलेज के क्लिनिक में काम करने वाली नर्स भी बिल्डिंग के बाहर नीचे इकट्ठा हो गई थी। लेकिन जैसे उन्होंने पुष्कर और श्रावणी को बिल्कुल ठीक ठाक नीचे आते देखा तो सभी के सभी चौंक गए थे। पुष्कर, ये बहुत खतरनाक था, फिर कभी ऐसी हरकत मत करना। अगर सभी लोग ठीक हैं तो चलो वापस चलते हैं, श्रावणी ने कहा। पूरी क्लास में पुष्कर की इस हरकत के चर्चे चल रहे थे, मगर पुष्कर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये सोचते हुए कि मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज किसी को भी भ्रम में डाल सकती है, तो उसे अचानक एक विचार आया। चूंकि मधुमक्खियां किसी के भी दिमाग को भ्रम में डालने का कारण बन सकती हैं, तो क्या मैं इन मरी हुई मधुमक्खियों से डेल्यूजन टेक्निक की उन 6 लेयर्स को तोड़ सकता हूँ? पुष्कर ने इसके बारे में सोचा और फिर कागज पर लिखना और चित्र बनाना शुरू कर दिया। दोपहर तक वह कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। इस समय क्लास में अचानक ही बच्चे चिल्लाने लगे, ओह टीचर, आखिरकार आप आ गई। हमें आपको देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत खूब, देखो आप तो हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर लग रही हो। इनके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी। रूमर्स थे कि ये और पुष्कर अस्पताल में एक ही रूम में रुके थे। अपना नाम सुनते ही पुष्कर का ध्यान उन लोगों पर आया। उसने ऊपर देखा और टीचर अंकिता को अपने पोडियम पर खड़ा पाया। उसका मनमोहक रूप और वो पोडियम पर झुककर खड़े होने की अदा क्लास के सभी लड़कों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। फिर ऐसी खूबसूरत और जवान टीचर हो तो क्लास के लड़कों को अपने साथ ही लड़कियां क्यों ही दिखाई देंगी? और ऊपर से अंकिता के अपने गिरते हुए पल्लू को बार बार संभालना उसे सबकी आंखों का तारा बनाए हुए था। हाय माय स्वीट स्टूडेंट्स, मैं कुछ पर्सनल रीजन से इतने दिनों आप सभी लोगों से दूर थी, तो क्या आप इन दिनों आलसी तो नहीं हो गए हो? अंकिता ने हंसते हुए कहा। टीचर, मुझे लगता है कि आप भी हमारे बारे में बहुत सोच रही थी, इसलिए आपका वजन कम हो गया है। क्लास के लड़के तरह तरह के कमेंट करके अंकिता के साथ मजाक कर रहे थे। अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग मेरी चिंता ज्यादा ना करो और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो। पुष्कर ने तभी टाइम देखा, इन सब के पास इतनी बकवास बातें आती कहां से? तभी पुष्कर के पीछे बैठे हुए एक लड़के ने उसकी मेज को थपथपाया और फुसफुसाते हुए कहा, पुष्कर, तू तो बड़ा चालू है बे। मैंने सुना है कि अंकिता मैडम के साथ तू भी अस्पताल में था और उनका ख्याल रख रहा था, क्या ये सच है? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। पुष्कर ने मन ही मन सोचा कि अगर उसके और अंकिता के बारे में ऐसी कोई बात फैल जाती है तो ये तो बड़ा ही गलत होगा। क्या ये सच है कि तू अस्पताल में उसके साथ था और उसकी देखभाल कर रहा था? उस मोटे लड़के ने फिर पूछा। मैंने उनका ख्याल जरूर रखा था, लेकिन इसमें कुछ दिन नहीं लगे थे, पुष्कर ने बात को टालते हुए कहा। पोडियम पर खड़ी अंकिता ने बोलना बंद कर दिया था। मैं कॉलेज हॉस्टल में ही हूँ, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करने के लिए हॉस्टल में आ सकता है। और हाँ तुम पुष्कर, तुम मुझसे क्लास के बाद मिलना। अंकिता ने यूं ही पुष्कर से कह दिया था।
मगर उसकी इस बात ने क्लास के सभी लड़कों के चेहरे पुष्कर की ओर घुमा दिए थे। क्लास के सभी लड़के आपस में बात करने लगे थे और पुष्कर की ओर देखकर हंस रहे थे। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? मुझे तो लगता है अंकिता मैडम और पुष्कर रिलेशनशिप में आ चुके हैं। तभी पुष्कर की पिछली सीट पर बैठा हुआ मोटा लड़का तुरंत रोने लगा। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, अब मेरा क्या होगा? अंकिता भी लड़कों की बात हल्के हल्के सुन पा रही थी, इसलिए वो शर्मा गई और उसे एहसास हुआ कि उसे क्लास में सबके सामने पुष्कर को नहीं बुलाना चाहिए था, इसलिए वो तेजी से बाहर चली गई। पुष्कर भी चुपचाप बैठा हुआ था। फिर जैसे ही क्लास खत्म हुई वो बाहर आ गया। जब पुष्कर कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो उसे बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी दिखाई दी। मिस्टर पुष्कर, क्या आप घर जा रहे हैं? मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूं, मैं आपको छोड़ दूंगा। माजिद जल्दी से कार से बाहर निकला और पुष्कर को देखते ही उसके पास आकर बोला। पुष्कर ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और कहा, कुछ गड़बड़ है क्या? पुष्कर के सवाल पर माजिद थोड़ा झेप गया था। उसने तुरंत कहा, आज रात मुझे क्लब के इनॉग्रेशन में जाना है, अगर आप फ्री हैं तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? पुष्कर ने कहा, अभी तो मैं खाली नहीं हूं, लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर बैठूंगा। और आगे से इस तरह के काम के लिए मेरे कॉलेज मत आना, क्योंकि मैं फालतू में परेशान नहीं होना चाहता। माजिद पुष्कर की ताकत देख चुका था, इसलिए उसने ज्यादा बकवास करना ठीक नहीं समझा। माजिद ने जल्दी से कहा, ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा नहीं सोचा। मैं वैसे आपको फोन करना चाहता था, लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं है मिस्टर पुष्कर। पुष्कर ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसे सौंप दिया। माजिद बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत पुष्कर के मोबाइल फोन से अपना नंबर डायल किया। यह हमारे क्लब का प्लैटिनम कार्ड है, इसलिए जब भी कभी आपको टाइम मिले तो जरूर आइएगा। माजिद ने कार्ड देते हुए पुष्कर से कहा। पुष्कर ने मोबाइल फोन और प्लैटिनम कार्ड ले लिया और उन्हें बिना देखे रख लिया। ओके बाय। बाय मिस्टर पुष्कर, माजिद ने कहा। उर्वी, देखो वो पुष्कर ही है ना, स्कूल के गेट पर। रचिता ने पुष्कर को अपना सेल फोन माजिद को सौंपते हुए देखा, इसलिए उसने तुरंत उर्वी को अपने पास खींचते हुए कहा, हाँ है तो पुष्कर ही, पर वे लोग कौन है? वो मुझे शरीफ लोग नहीं नजर आ रहे हैं। उर्वी ने बाहें सिकोड़ कर देखा, हालांकि वह माजिद को नहीं पहचानती थी। भगवान ही जानता है कि इसमें क्या सच्चाई है। पुष्कर गलत लोगों के साथ है। मुझे यकीन है कि वह गैंगस्टरों के साथ शामिल हो गया है। वो लड़ाई में अच्छा है और ऐसे गलत लोगों को पुष्कर जैसे फाइटर्स की बहुत जरूरत रहती है, रचिता ने ठंडी आवाज में कहा। उर्वी के भाव भी बदल गए थे और उसने अचानक कुछ सोचा। पुष्कर ने उस रात हाईवे पर कई लोगों को मारा था, लेकिन क्या वो लड़ाई में इतना अच्छा था कि उसे ऐसे लोग अपने साथ शामिल कर लें? और अगर पुष्कर इन लोगों को पहले से जानता था तो क्या पुष्कर ने जानबूझकर मंगल और बाकी लड़कों को पिटने दिया था, या फिर उन गैंगस्टर्स के साथ पहले ही शामिल हो गया है, तभी तो वो सेफली उस रात वहां से निकल पाया था। सही, वो पक्का इन लोगों के साथ है। उर्वी ने पुष्कर को गुस्से से देखा और फिर चुपचाप अपना सिर थोड़ा हिलाया। पुष्कर, तुम पढ़ाई में इतना पीछे चल रहे हो, तुम्हें इस समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उर्वी ऐसी ही बातें मन ही मन पुष्कर के बारे में सोचते हुए आगे चलने लगी। तभी रचिता ने कहा, चलो चलें, तुम्हें अयान के साथ बाहर जाना है, तो क्या तुम कपड़े बदलने के लिए हॉस्टल जाओगी? उर्वी अब बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। उसने अचानक कहा, जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ, तुम उससे कह देना कि मेरी तबीयत खराब है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। क्या तुम नहीं जा रही हो? क्या तुम्हें अयान पसंद नहीं है? तुमने कहा था कि तुम उसे एक मौका दोगी, अब तुमने उसके साथ डिनर फिक्स कर लिया है और अब तुम मना कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रचिता ने उर्वी से कहा। उर्वी ने हाथ फेंकते हुए गुस्से से कहा, मैंने कब कहा कि मुझे अयान पसंद है? आई जस्ट सेड दैट टू पुष्कर, वी हैवंट इवन टच्ड ईच अदर। बकवास मत करो, मैं वैसे भी नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें अयान के साथ डिनर करने का शौक है तो जा सकती हो, मुझे वैसे भी घर जाना है। अरे उर्वी, रुको तो सही। रचिता चिल्लाती हुई उर्वी के पीछे भागी। पुष्कर ने सिर हिलाया और आगे चल पड़ा। आनंद महिंद्रू ने उसे जो घर दिया था वह स्कूल के ठीक पास था और उसे चलने में ज्यादा समय नहीं लगता था। पुष्कर आनंद महिंद्रू के दिए गए पते को ढूंढता हुआ एक घर के बाहर आ चुका था। रुको, तुम किसे ढूंढ रहे हो? एक पीले दांत वाले गार्ड ने अचानक पुष्कर का रास्ता रोक लिया। उसके मुंह में सिगरेट थी और उसे चिल्लाते हुए कहा था। पुष्कर ने कहा, मैं इसमें रहता हूं। तुम यहां रहते हो? पहले तुम कहां रहते थे? पीले दांत वाले दरबान ने सिगरेट का आखिरी कश खींचा और सिगरेट का बट फेंक दिया। क्या उर्वी पुष्कर के बारे में अपनी मां से शिकायत कर देगी? क्या पुष्कर डिल्यूजन टेक्निक का सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैंने तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा है, अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। सिक्योरिटी गार्ड पुष्कर को ऊपर से नीचे तक देखता रहा और इस समय यही सोच रहा था कि ये लड़का तो उसने पहले कभी यहां नहीं देखा है। मैं नंबर 17 में रहता हूं। पुष्कर को यह भी पता था
कि वो यहाँ पहली बार आया है, इसलिए उसे गार्ड को अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। अरे नंबर 17, वह तो महेंद्र परिवार का विला है। मैं तुमसे कह रहा हूँ बच्चे, तुम चुपचाप दूसरी जगह चले जाओ, तुम गलत जगह आ गए हो। मेरी आंखें लोगों को पहचानने में धोखा नहीं खाती हैं। यहाँ रहने वालों की शक्ल मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए यहाँ से चले जाओ। पीले दांतों वाले गार्ड ने गुस्से से अपना हाथ लहराया। पुष्कर ने अपने कपड़ों पर अजीब नजर डाली और पूछा, क्या मैं तुम्हें कोई ठग जैसा दिखता हूँ? पीले दांतों वाला गार्ड मुस्कुराया। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। तुम ऐसे नहीं दिखते या सच में दिखते हो? पूछने की जहमत मत उठाओ। इस एरिया में ये सबसे सुंदर सोसाइटी है और तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम यहाँ रह सकते हो। चलो भी, आज मेरा मूड खराब है। अगर तुम मुझे परेशान करते रहे तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, गार्ड ने पुष्कर को धमकाते हुए कहा। पुष्कर ने अपना सिर हिलाया, अपना सेल फोन निकाला और सीधे कॉल किया। हाँ, जिसे फोन करना है कर लो। गार्ड अभी भी उसे वैसे ही हंसते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद सूट पहने हुए एक आदमी बहुत पसीना बहाता हुआ बाहर निकला। गार्ड चौंक गया और तुरंत उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा और गार्ड के बाकी 3 साथी भी वहां पहुंचे। मिस्टर सेक्रेटरी, इतनी जल्दी क्या है? सेक्रेटरी ने दरवाजे पर खड़े हुए पुष्कर को देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। क्या आप मिस्टर पुष्कर हैं? जी हाँ, पुष्कर ने शांति से उत्तर दिया। सेक्रेटरी ने अपना हाथ पुष्कर की ओर बढ़ाया, मगर पुष्कर ने उसे इग्नोर कर दिया। इस समय सेक्रेटरी को पता था कि कुछ गड़बड़ है। जब उसे महेंद्र परिवार से फोन आया तो उसे पता चला कि महेंद्र परिवार के स्पेशल गेस्ट को दरवाजे पर ही रोक दिया गया है। मिस्टर पुष्कर को किसने रोका? सेक्रेटरी गुस्से में चिल्लाया। वो गार्ड तुरंत घबरा गया। सेक्रेटरी के रवैये को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उसने बहुत बड़ा अपमान किया है। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर, गार्ड ने माफी मांगते हुए कहा। सेक्रेटरी ने तेजी से उस गार्ड के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और कहा, गधे, तुम्हारे पास आंखें भी नहीं है ना? क्या गेस्ट और नए किराएदारों के लिए कोई प्रोसेस नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि पता करने के लिए कैसे कॉल किया जाए? तुम अपनी सैलरी लो और यहाँ से निकल जाओ। पीले दांत वाला गार्ड अचानक सिकुड़ गया, लगभग रोने लगा और हकलाने लगा। मुझे मत निकालो, मेरा चचेरा भाई यहाँ डायरेक्टर है, इसलिए मुझे मत निकालो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा चचेरा भाई कौन है। अगर तुम बकवास करते रहोगे तो तुम्हारा चचेरा भाई भी बाहर निकल जाएगा। सेक्रेटरी ने उसे फिर से डांटा। ये विला सोसाइटी महेंद्र परिवार की संपत्ति है और उन्होंने ये घर इस लड़के को दे दिया है, तो तुम खुद ही समझ सकते हो कि ये लड़का उनके लिए कितना स्पेशल है, सेक्रेटरी ने गार्ड से कहा। पीले दांतों वाला गार्ड इतना पछता रहा था कि वह सचमुच खुद को कुछ थप्पड़ मारना चाहता था। उसे दूसरों को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए था। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मैं जल्दी में हूँ, पुष्कर ने कहा। सेक्रेटरी के पीछे चलते हुए पुष्कर अंदर आ गया था। उस समय सोसाइटी के बाहर एक लड़की अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए पुष्कर को ही देख रही थी। उसने अपने ड्राइवर से कहा, क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने चोर का बटुआ लिया था? तो ये लड़का भी यहीं रहता है और सेक्रेटरी को भी जानता है। पुष्कर विला नंबर 17 में आ चुका था। ये सोसाइटी बहुत बड़ी थी। स्विमिंग पूल को देखते हुए पुष्कर थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मिस्टर महेंद्र ने वास्तव में इसमें बहुत सोच विचार किया है। मैं भी उनके लिए एक अमृत बनाने वाला हूँ, जल्द ही मैं उन्हें वो दूंगा। पुष्कर ने सबसे पहले अपने घर फोन किया। जब मेरे घर वाले बड़ा विला देखेंगे तो पता नहीं वे क्या सोचेंगे। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं निश्चित रूप से अपने परिवार को ऐसी खुशियां दूंगा। पुष्कर ये सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे की घंटी बजने लगी। पुष्कर ने दरवाजा खोला और कहा, बताइए, तुम किसे ढूंढ रही हो? दरवाजे पर लगभग 27 साल की एक मोटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सुंदर और आंखें बहुत साफ थी। जब उसने पुष्कर को देखा तो वह मुस्कुराई और बोली, आप मिस्टर पुष्कर हैं? ठीक है, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सरला है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मुझे सिस्टर सरला कह सकते हैं। पुष्कर ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। काम वाली? मुझे किसी काम वाली की जरूरत नहीं है। मिस्टर पुष्कर, चिंता ना करें, मेरा वेतन महेंद्र परिवार ही देगा। आपको इस अलग से भुगतान करने की जरूरत नहीं है। और मैं कई वर्षों से महेंद्र परिवार में काम कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। सरला ने जल्दी से अपना परिचय पुष्कर को दिया। मैं आपकी क्षमता पर संदेह नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि दूसरे आपको परेशान करें। वापस जाएं और महेंद्र परिवार को बताएं कि मुझे किसी काम वाले की जरूरत नहीं है। पुष्कर दरवाजा बंद करने ही वाला था। ठीक है, ये कुछ जरूरी सामान है, मैं इन्हें रख देती हूँ और फिर वापस चली जाऊंगी ताकि मैं महेंद्र परिवार से फोन आने पर बता सकूं। सरला ने तुरंत बैग खोला जिसमें कुछ डेली यूज की चीजें थी। ठीक है, इसे अंदर रख दो। पुष्कर के कहते ही सरला ने खुशी से सिर हिलाया और बैग अंदर ले आई। मैंने वह सब कुछ खरीदा है जो मैं खरीद सकती थी, जिसमें कुछ खाने का सामान और कपड़े भी हैं, सरला ने पुष्कर से कहा और फिर वो चली गई। उसके बाद पुष्कर ने कॉलेज की भूतिया इमारत से मिली रानी मधुमक्खी को बाहर निकाला। वो हल्के से मुस्कुराया और उस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। ऐसा लगता है कि रानी मधुमक्खी कोई साधारण नहीं है।
इसकी रिसर्च करने में मुझे जरूर कुछ समय लग जाएगा। पहले मुझे अंकिता मैडम को फोन करके उनसे छुट्टी ले लेनी चाहिए। पुष्कर ने सोचते हुए अंकिता को फोन किया। हेलो मैडम। हेलो पुष्कर, तुम कहाँ हो? फोन के दूसरी ओर से अंकिता की आवाज आई। मैडम, मुझे कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में मधुमक्खियों ने काट लिया था, इसलिए 2-4 दिन के लिए घर पर ही रहना होगा, पुष्कर ने कहा। ठीक है पुष्कर, तुम अपना ख्याल रख, लेकिन क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकती हूँ? अंकिता ने कहा। नहीं मैडम, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक होने पर कॉलेज में ही आपसे मिल लूंगा, पुष्कर ने कहा और फोन काट दिया। उसके बाद पुष्कर घर पर ही रहा और वो डिल्यूजन विद्या के बारे में सीखता रहा। उसने उस रानी मधुमक्खी पर भी रिसर्च की। कुछ दिनों बाद अंकिता ने पुष्कर को फोन किया। पुष्कर, तुम्हें आज कॉलेज आना होगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन टीचर, मेरी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, पुष्कर ने अंकिता से कहा। अंकिता ने गुस्से में कहा। तुम किससे झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पास अच्छे ग्रेड नहीं है और तुम आलसी होना चाहते हो। मुझे कल से तुम्हें ट्यूशन देना है, लेकिन तुम्हें आज रात आना होगा, क्योंकि आज रात कॉलेज में फंक्शन है। पुष्कर को याद आया कि सुरभि आंटी ने पर्सनली इस पूरे समारोह का आयोजन किया था। अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी मां को इस बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, मैं समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। पुष्कर ने टाइम देखा और फिर से अपने काम में बिजी हो गया। पुष्कर, तुम्हें फिर देर हो गई है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम समय पर आओगे? अंकिता ने पुष्कर की ओर देखा, जो चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ साथ धीरे धीरे कॉलेज के गेट में प्रवेश कर रहा था। अंकिता इस समय बहुत गुस्से में लग रही थी। पुष्कर ने शांति से कहा, अभी भी मेरे पास कुछ समय है। ठीक है, चलो सभी लोग ऑडिटोरियम में हैं। अंकिता ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। उसने देखा कि बस 1 मिनट बचा हुआ था। जब वे दोनों ऑडिटोरियम में दाखिल हुए तो तेज म्यूजिक बजने लगा था। श्रावणी ने पुष्कर के लिए पहले से ही एक जगह घेर ली थी। उसने पुष्कर को देखते ही उसकी ओर चुपके से उसे हाथ हिलाया। थैंक्स, पुष्कर ने धीमी आवाज में श्रावणी को कहा। श्रावणी मुस्कुराई और सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, आज रात तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, ऐसा लगता है जैसे तुम अचानक से ही बड़े हो गए हो। वैसे मैंने सुना है कि आज ही रात हमारे कॉलेज में बाहर से कोई आ रहा है जो बेहतरीन म्यूजिशियन है। पुष्कर मुस्कुराया और उसने कुछ नहीं कहा। समारोह शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत कॉलेज के प्रिंसिपल के जोरदार भाषण से हुई, जिसके बाद अतीत को देखने और भविष्य की ओर देखने का एक लंबा लेक्चर चला। फिर म्यूजिक बैंड द्वारा एक और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया और फिर टीचर्स ने भी एक और प्रदर्शन किया। भीड़ को गाते और नाचते देख पुष्कर थोड़ा ऊबने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। उफ, ये इतना तेज संगीत मेरे कानों में से खून निकाल देगा, मुझसे तो ये सहा ही नहीं जा रहा है। इस समय उर्वी ने अपने एक दोस्त के हाथ पुष्कर के पास एक मैसेज भिजवाया, जिसमें उसे कहा गया कि सुरभि आंटी और उर्वी उसका स्टेज के पीछे इंतजार कर रही है। ये लोग स्टेज के पीछे क्या कर रहे हैं? ये उर्वी की बच्ची मुझे मरवा कर ही छोड़ेगी, पता नहीं इसके साथ क्या परेशानी है। पुष्कर ने मन ही मन उर्वी को कोसते हुए कहा, कहीं सुरभि आंटी को मेरी छुट्टी के बारे में पता तो नहीं चल गया होगा ना। पुष्कर ये सब सोचते हुए स्टेज के पीछे की ओर जा रहा था। जब पुष्कर स्टेज के पीछे पहुंच गया तो उसने देखा कि कुछ बच्चे भी वहां खड़े हुए थे जो स्टेज पर परफॉर्म करने वाले थे। पुष्कर, बेटा यहाँ आओ और अपने सीनियर से मिलो। सुरभि ने दूर से पुष्कर की ओर हाथ हिलाया। वहां पुष्कर के कई परिचित लोग थे, लेकिन पुष्कर का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उर्वी ही थी। वह कॉलेज की 4 सबसे सुंदर लड़कियों में से एक, और इस समय वो एक खूबसूरत इवनिंग गाउन पहने हुए हैं और उस गाउन में उर्वी गजब की खूबसूरत लग रही थी। उर्वी के बगल में मंगल, रचिता और अन्य लोगों का एक ग्रुप भी खड़ा हुआ था। जब इन लोगों ने पुष्कर को आते देखा तो अचानक ही उन सबके चेहरे से हंसी गायब हो गई, लेकिन पुष्कर ने उनकी कोई परवाह नहीं की और उस लड़के की ओर देखा जो सुरभि आंटी के बगल में खड़ा हुआ था। अरे, क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में आप बात कर रही थी? उस लड़के ने अजीब सी नजरों से घूरते हुए पुष्कर को ऊपर से नीचे तक देखा। सुरभि आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुयश, प्लीज मीट पुष्कर, ही इज द हिडन जेम, माय फ्रेंड। पुष्कर की माँ एक प्रतिभाशाली संगीतकार है। जब वह कॉलेज में थी तब भी हमारी यूनिवर्सिटी के म्यूजिक प्रोफेसर ने इसकी माँ की प्रशंसा की थी। इस तरह की म्यूजिकल टैलेंट विरासत में मिलती है। सुयश धीरे से हंसा और बोला, सचमुच? हालांकि म्यूजिकल टैलेंट विरासत में मिलना चाहिए, लेकिन आज के यूनिवर्सिटी के म्यूजिक प्रोफेसर बेकार हैं। इफ यू आर रियली गुड तो आप मेरी तरह म्यूजिक शोज कर रहे होते। हाँ हाँ, तो बाद में उसे आपके लिए एक गाना गाने दीजिए, सुरभि ने पूछा। ठीक है, तो पहले थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे कान बेकार आवाज नहीं सुनना चाहते, सुयश ने कहा और अपने हाथ की हथेली से अपना पसीना पोंछते हुए कहा, मुझे तो अभी भी बहुत गर्मी महसूस हो रही है। पुष्कर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने तुरंत कहा, आंटी, आप क्या चाहती हैं कि मैं गाऊं? मेरा दूसरों के लिए गाने का कोई इरादा नहीं है। तभी उर्वी ने बगल से नाराज होते हुए कहा, पुष्कर, मेरी मम्मी ने आखिरकार तुम्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया है, तो भी तुम्हें इसका फायदा नहीं दिखाई देता।
और फिर भी तुम अच्छे बने रहते हो। इसे कहते हैं अपने टैलेंट को ना पहचानना। रचिता ने उर्वी का हाथ पकड़कर कहा, क्या पुष्कर फंक्शन में गाना गाएगा? उर्वी आखिर क्या खिचड़ी पका रही है? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम